हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दोगे लाइव चैट कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय सीए लिखकर। दिस इज अ वेरी मोरल बूस्ट अप अटेंडेंस। वेरी गुड दोस्तों। केशव गांधी, मोनिका, प्रिंस, मानस, अमित, प्रांचल, नैना पांडे, सबके सब बच्चे आ गए हैं। पाठक जी, दिया, श्रेया, अक्षा सैफी, धीरज सिंह, मोनिका कुमारी, ऑल आर देयर गाइस। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो जी बच्चे पूरी मौज बहार के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। निकिता जी बहुत बढ़िया, तनिषा, रोहित रेड्डी, चलो चाहत, प्रिया, चेतना, आकाश, तनु सैनी, शिवांगी, विराट कोहली जी ने भी, इनका नाम दूसरा था मेरे को ध्यान है लास्ट क्लास में, अभिनंदन, विशाल त्रिपाठी, रिया गुलाटी, चीकू गुज्जर, ऑल आर देयर, खो हैंग लिंबू, वेरी गुड ब्रो, मृदुल त्रिपाठी, अजीत निषाद, विशाल रॉय, सौरभ, चलो जी, रिंकू यादव, नायरा चौधरी। नाम पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है सारे स्टूडेंट से। अनस भाई बिल्कुल, पाठक जी जानने लगा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, और इंतजार रहेगा फिर सेलिब्रेट करने का अपने सीए के रिजल्ट को भी। तो धुआंधार तैयारी चालू है अपनी। आपको मैं बता दूं कि पब्लिक फाइनेंस का आपका चैप्टर 7 है। ओहो मोटा हो गया, ज्यादा कर रहा है, पतला कर दो इसको। हाँ जी, चैप्टर 7 है। इसकी यूनिट 3 हमने लास्ट क्लास में की थी। आज की क्लास में चलेगी यूनिट 4, लेकिन यूनिट 3 का एक पोर्शन रह गया था, पहले उसको कवर अप कराऊंगा फिर यूनिट 4 पे आऊंगा। तो हम जो लिखकर लाए हैं आपके, जहां चल रहा है प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, ये यूनिट 3 है, थोड़ी सी बची है, ठीक है, ये करा दूंगा। इसके बाद अपनी यूनिट 4 होगी जिसका नाम फिस्कल पॉलिसी है। आपको दिखाने के लिए मैं दिखा भी देता हूं, ये आपका सिलेबस मैंने खोला हुआ है, देख पाओगे आप कि ए थोड़ा सा जूम हो गया, हाँ वेरी गुड, इधर लिया है। ये आपका चैप्टर चल रहा है राज्य, अगर आप देख पाओ, पब्लिक फाइनेंस इज योर चैप्टर। यूनिट 1 डन, यूनिट 2 डन, यूनिट 3 कंटिन्यू है, और आज की क्लास में फिस्कल पॉलिसी वाली यूनिट भी खत्म हो जाएगी। छोटी सी यूनिट है, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, ठीक है। चलो जी दोस्तों, आज की क्लास में चैप्टर भी स्वाहा हो जाएगा और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर पूरा मनी मार्केट का चैप्टर है। मनी मार्केट का चैप्टर दोस्तों चैप्टर नंबर 8 आपके सामने है, ठीक है। मनी मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी भी करा करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि हम चैप्टर 7 पे ही हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, आज चैप्टर स्वाहा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं एक छोटा सा, लास्ट क्लास में हमारे 2 टॉपिक रह गए थे। एक मैंने बोला पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही होता है। एक पब्लिक डेट, ठीक है जी। इन दोनों को सरकार कैसे मैनेज करती है, इसका बहुत सारा पोर्शन लास्ट क्लास में करा दिया था। वो आपको जो नोट्स मिले होंगे उसमें ऊपर हेडिंग में दिख भी रहा होगा। वो बहुत बेसिक टॉपिक्स थे, जो रह गए थे वो करूंगा। लेकिन एक छोटा सा एमसीक्यू से शुरुआत करूंगा। जो पब्लिक डेट की मैनेजमेंट है, यानी सरकार जो उधार लेती है, उस पैसे को मैनेज करती है, तो उसका टारगेट क्या होता है, क्या उसका एम होता है, क्या मेन एम होता है दोस्तों? मेन एम ये होता है, सरकार जो भी पैसा उधार लेगी वो कम से कम खर्चे पे ले, यानी कम से कम इंटरेस्ट रेट पे ले, और रिस्क भी सरकार का वहां पर कम हो डिफॉल्ट करने का। तो ऐसा बोलते हैं सरकार ये पैसा रेज करती है। रेज का मतलब होता है इकट्ठा करना, तुमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना, कैपिटल रेज करना मतलब शेयर इश्यू करना, है ना। तो रेज करती है जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंडिंग होता है एट द डिजायर्ड रिस्क, मतलब जो भी सरकार को रिस्क लगता है उस रिस्क पर, और कॉस्ट लेवल सरकार अपने हिसाब से, कॉस्ट लेवल मतलब इंटरेस्ट लेवल, क्योंकि जब तुम उधार लोगे तो उसकी कॉस्ट इंटरेस्ट होती है। जैसे तुम फैक्ट्री में प्रोडक्शन करोगे तो उसकी कॉस्ट मनी है, जो तुमने लैंड लेबर कैपिटल पे खर्च किया, पैसा रॉ मटेरियल पे खर्च किया है। ऐसे ही उधार लोगे तो उसकी कॉस्ट इंटरेस्ट है। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा नहीं था, मैं सिर्फ बताना चाहता था। आगे आऊंगा, पब्लिक डेट को भी अवॉइड कर रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे आ रहे हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का खर्चा। सरकार खर्चे करती है भाई, बहुत धाकड़ लेवल पे सरकार खर्चे करती है। सरकार कंस्ट्रक्शन कराती है, रोड बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, स्कूल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, लोगों को सब्सिडीज देती है, डिफेंस पे खर्चा करती है, एयरक्राफ्ट परचेज करती है, पनडुब्बी परचेज करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंसेस करती है। तो बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो मैनेजमेंट है, थोड़ा सा पतला कर दो इसको, ठीक है ना, इट इज द प्रोसेस दैट अलाउ गवर्नमेंट टू बी फिस्कली रेस्पॉन्सिबल। मतलब सरकार को सरकारी तरीके से रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए सरकारी खर्चे को मैनेज करने का प्रोसेस बहुत जरूरी होता है।
और द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी एक्सटेंसिव। यानी अगर सरकार ने ऐसा खर्चा कर दिया जो प्रोडक्टिव नहीं है, तो उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, यानी जो उसके इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो सकता है और मे हैव फार रीचिंग इफेक्ट। इसका बहुत लंबा इंपैक्ट हो सकता है, बहुत लंबे टाइम तक इंपैक्ट हो सकता है। और सरकार जब अननेसेसरी पैसा खर्च करेगी, उससे मतलब कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ऐसे में कौन कौन से नुकसान देखने को मिलेंगे सरकार को, वो देख सकते हो। सरकार के बजट में ज्यादा डेफिसिट हो जाएगा, और सरकार को ज्यादा पैसा खर्चना है तो सरकार लोगों पे ज्यादा टैक्स भी लगाएगी, हाई लेवल ऑफ टैक्स, क्योंकि सरकार को कमाई भी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ लो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि खर्चा कैसा है? अनप्रोडक्टिव। ये कौन सा खर्चा हो सकता है यार? सरकार जबरदस्ती स्कीमें चला रही है, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, सब कुछ सब्सिडीज दे रही है, तो ये चीज, ठीक है ना चेतर पवार? बिल्कुल ठीक है। और फ्यूअर रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर द यूज एल्सवेयर, यानी कहीं और भी अगर गवर्नमेंट को रिसोर्स यूज करने होंगे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, तो वो रिसोर्स बहुत फ्यू बचेंगे, कम बचेंगे, क्योंकि तुम अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके होंगे। और सरकार के ऊपर उधार का बर्डन, डेट बर्डन फ्यूचर के लिए बढ़ जाएगा। देखो दोस्तों क्या होता है, मान लो कोई करंट गवर्नमेंट चल रही है, ये तो बहुत सारा उधार ले लेगी ना, उसको खर्च भी कर देगी, लेकिन ये उधार है ना, आने वाली गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा, फिर उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो सरकार को भी सोचना पड़ता है। ओके, रिपोर्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हमारे देश में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। किसके अंडर में आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। इट इज द मेन का मतलब नोडल डिपार्टमेंट। ये मेन डिपार्टमेंट है जो ओवरसी करता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को, यानी ओवरसी का मतलब इस पे नजर रखता है, इसकी पूरी जांच पड़ताल करता है। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है इन चीजों के लिए। 4 पॉइंट है, किस किस पॉइंट के लिए ये डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है, तो देखता है ये जो भी फाइनेंस कमीशन है, जैसे कि अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है ना, आरबीआई फाइनेंस कमीशन को बनाता है। और जो भी फाइनेंस कमीशन है, और एक और चीज है जो पहले नहीं सुनी थी, एक सेंट्रल पे कमीशन होती है। इन दोनों ने जो भी सलाह दी है, जो भी रिकमेंडेशन दी है, उसको इंप्लीमेंट करने का दारोमदार, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस डिपार्टमेंट के ऊपर होती है। भैया इसको पैसा खर्चने से मतलब है, आने से मतलब नहीं है, खर्चेगा। तो जो जो ये बताएंगे इसके हिसाब से करेगा, और ये मॉनिटर करेगा ऑडिट कमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस को। यानी सीए का काम होता है ना, मेन सीए के बहुत सारे काम है, एक तो कंसल्टेंसी का काम भी है, टैक्सेशन का काम भी है, ऑडिटिंग का काम भी है। ऑडिटिंग का मतलब हो गया अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करना, तो ये उस इंस्पेक्शन को मॉनिटर करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स बनाएगा। जैसे सीए मॉनिटर करता है, सीए कभी कभी प्रिपेयर भी करता है बड़ी बड़ी कंपनी के अकाउंट्स को, तो यहां पर ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम है। यानी अगर आप सीए बन जाओगे तो सरकारी नौकरी में इस वाले डिपार्टमेंट में नौकरी लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और एडिशनली क्या बोलेगा, इट ऑल्सो असिस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, जो केंद्रीय मंत्रालय हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, और बहुत सारे केंद्रीय मंत्रालय है, या कोई डिपार्टमेंट है सरकार का, तो इनकी कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम भी करेगा। और प्राइस ऑफ पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस मतलब जैसे कि रेलवे का किराया हो गया, बस का किराया हो गया, या जो भी तुम्हें सर्टिफिकेट बनवाना हो, लाइसेंस बनवाना हो, इनके प्राइसेस को भी ये कंट्रोल करेगा, कम ज्यादा जो भी करना है उस हिसाब से, समझ रहे हो, करेगा। तो आफ्टर ऑल ये कह सकते हो, रिव्यूइंग सिस्टम एंड प्रोसीजर टू ऑप्टिमाइज आउटपुट एंड आउटकम ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मेन काम यही हो गया कि पूरे सिस्टम और प्रोसीजर को ये रिव्यू करता है। किस पर्पस से? ताकि आउटपुट ऑप्टिमाइज हो जाए, मतलब बेस्ट लेवल पे आउटपुट पहुंचे, और जो रिजल्ट है, रिजल्ट को बोलते हैं आउटकम, वो बढ़िया है। आउटपुट और आउटकम ऑप्टिमाइज हो जाए, मतलब बेस्ट लेवल पे पहुंच जाए। हां जी, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है, ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। बोलता है वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट इज द एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारी प्रोफाइल क्या है, तो तुम अपनी प्रोफाइल बताने लग जाते हो। हाँ, मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, मैं सुंदर हूं, मैं सीए की प्रिपरेशन कर रहा हूं, ये तुम्हारी प्रोफाइल है। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की प्रोफाइल होती है, जब गवर्नमेंट बजट पेश किया जाता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि कहां कहां सरकार खर्चा करेगी, उसकी पूरी प्रोफाइल बताएंगे। इसको आप छोटा सा एक्सपेंडिचर बजट भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो सारा रेलेवेंट डेटा जो ऑल द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स
को आउटलाइन करता है कि भैया उनकी प्रोफाइल क्या होगी जनरल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। जो भी सरकारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बंदे हैं, मतलब उनका भी तो एक फाइनेंस होगा, उनका भी तो पैसा खर्चने का सिस्टम होगा। उस डॉक्यूमेंट में सारा कुछ लिखा होता है। इट गिव्स एग्रीगेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एग्रीगेशन का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन। ये बताता है कि अलग अलग प्रकार के जो भी खर्चे किए जाने हैं उनका कॉम्बिनेशन और सर्टेन अदर आइटम्स अक्रॉस डिमांड, यानी जो जो डिमांड की गई है अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा, भैया मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए बोल दिया इन्होंने सरकार को, तो वो उनकी डिमांड को भी देखेगा। उस हिसाब से असर्टेन होना चाहिए, सर्टेन नहीं, असर्टेन होना चाहिए ना। असर्टेन का मतलब हो गया ना यकीन दिलाएगा कि हाँ भाई तुम्हारी डिमांड भी पूरी हो जाएगी अगर वो जायज है तो। ठीक है जी, चलो जी, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट चल रहा है तुम्हारा, तो आ जाओ जी, ये लास्ट पॉइंट है। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू 6 ब्रॉड कैटेगरीज। कहता है जो सरकार का खर्चा होता है वो 6 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 कैटेगरी है। लेकिन इस 6 कैटेगरी के भी 2 टुकड़े कर दिए हैं। ये मेन चीज है जो आपको समझनी है। सरकार जो भी खर्चा करेगी वो 6 कैटेगरी में डिवाइडेड है, लेकिन हम बोलेंगे इसको ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। 2 कौन कौन सी कैटेगरी है देखो जी। नंबर 1 पे ये सेंटर गवर्नमेंट का खर्चा, सेंटर्स एक्सपेंडिचर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा खर्च कर देगी। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड अदर ट्रांसफर, यानी ये खर्चा तो कोई और कर रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा भी लगा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया हुआ। मान लो कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने बोला कि भैया कोई एक बड़ी स्कीम निकाल रहे हैं, इसके अंदर जनता का भला करना है और 100 रुपए खर्च होंगे। फिर ये दिल्ली की गवर्नमेंट बोलती है सेंटर की गवर्नमेंट से कि 10 रुपए तुमसे चाहिए होंगे, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर भी कर रही है। कुछ ना कुछ छोटा मोटा पार्टिसिपेशन हो सकता है, पूरा भी पार्टिसिपेशन हो सकता है, आधा भी हो सकता है, तो सरकार को देखना होता है। तो सरकार खुद से कौन कौन से खर्चे करती है? कोई भी इस्टेब्लिशमेंट करनी होगी, कोई नया हॉस्पिटल बनाना है, जैसे कि बहुत सारे एम्स हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, कोई नया कॉलेज है, नया स्कूल है, जो भी बनाना है सरकार खुद बना रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, सरकार अपनी अपनी स्कीमें लाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे कुछ सरकार की खुद स्कीम्स होती है। और अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे इसमें, जो भी बताए होंगे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी जो सरकार, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गई, ये पीएसयू होती है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है। और कुछ ऑटोनोमस बॉडी होती हैं। ऑटोनोमस बॉडी के नाम मैं अगर आपको बताऊं तो आरबीआई अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, बीसीसीआई वो क्रिकेट बोर्ड है ना, आपका आईसीएआई भी ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है। इन सब के खर्चे भी सरकार देख लेती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब भैया जिनको स्पॉन्सर कर रही है सरकार उसमें आएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऑब्वियसली नाम दोबारा रिपीट कर दिया। फाइनेंस कमीशन ने जो बोला है ट्रांसफर दो भैया, फ्री में पैसा बांटो, और दूसरे ट्रांसफर जो स्टेट को दिए जाते हैं जो देने ही देने हैं, जैसे कि ग्रांट्स वगैरह। ठीक है। ये सरकार की हिस्सेदारी, ये फाइनेंस कमीशन के द्वारा बताया गया, और ये नॉर्मल लेवल पे सरकार करती है स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प। तो ये 6 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। यहां आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है। अब आते हैं पब्लिक डेट को मैनेज कैसे करते हैं। पब्लिक डेट को मैनेज करने से पहले आपको पब्लिक डेट के बारे में बताऊं। पब्लिक डेट मतलब सरकार ने लिया कर्जा। भाई साहब सरकार कर्जा कहां से लेता है? सरकार कर्जा लेती है दो जगह से। अरे येलो कलर सुंदर लग रहा है क्या? चलो, 2 जगह से। एक अपने देश के अंदर से ले लेती है, एक आउटसाइड इंडिया, बाहर से, एक्सटर्नल, मतलब वर्ल्ड बैंक से ले लेगी, आईएमएफ से ले लेगी, फॉरेन गवर्नमेंट से ले लेगी, इन सब से ले लेती है तो एक्सटर्नल डेट हो गया। और अपने देश के अंदर से लिया है तो इंटरनल डेट हो गया। अपने देश के अंदर से कहां से लेती है पैसा? बहुत सारी चीजें हैं। तो यार यहां पर देखो, मैं आपको 2 बातें बताऊंगा जो आपको मेन इंपॉर्टेंट जाननी है। देखो, जो पैसा हमारा प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, सरकार उसको यूज कर लेती है, लोन मान के चलती है। ये हमारी स्मॉल सेविंग्स है। और आपको बताऊं, जैसे बैंक में अकाउंट खुलते हैं ना, ऐसे पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी स्मॉल सेविंग्स होती है। ठीक है। तो सरकार के पास ही तो जमा कराया है, पोस्ट ऑफिस भी तो सरकार के ही है। तो स्मॉल सेविंग्स को सरकार लोन माल के इस्तेमाल कर लेती है, दे दनादन मौज मारती है इस पैसे से। ठीक है, खर्च कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताऊं और कहां से लेती है? कुछ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, मार्केटेबल
इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। ये क्या है भैया? मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट। देखो ये जानना जरूरी है, ये ट्रेडेबल होते हैं। देखो ट्रेडेबल नॉन ट्रेडेबल दोनों चीज हो सकती है, मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। सरकार कभी कभी क्या करती है, कोई बॉन्ड इश्यू कर देती है। बॉन्ड का मतलब मान लो एक कूपन इश्यू कर दिया सरकार ने, एक कागज इश्यू कर दिया जिसपे सरकार उधार मांग रही है। उधार मांग रही है तो लोग इस बॉन्ड को खरीद लेते हैं, सरकार को उधार दे देते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग नाम से बॉन्ड जारी होते हैं। ठीक है, सरकार कोई भी बॉन्ड इश्यू कर देती है। और एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है ट्रेजरी बिल, जो बहुत फेमस रहता है। सरकार ऐसे बॉन्ड्स को इश्यू करके पैसा ले लेती है। हां, अगर आपने दोस्तों ये बॉन्ड खरीदे हैं तो आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो, ये ट्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेडेबल। इसका मतलब ये, अगर राहुल ने कोई बॉन्ड खरीद लिया, सरकार को राहुल ने 1 लाख रुपया दे दिया मान लो बॉन्ड खरीद के, सरकार फिर ज्यादा ही देगी ऑब्वियसली उसको जब मैच्योरिटी आएगी। और राहुल मतलब बोल दिया कि सरकार ने भाई ये 90 दिन के लिए है, 90 दिन बाद तू अपने 1 लाख रुपए वापस ले लियो और एडिशनल पैसे भी तेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, ले लिया जी, पब्लिक से पैसा ले लिया। राहुल को बीच में जरूरत पड़ गई, 90 दिन से पहले 9 दिन में जरूरत पड़ गई, तो राहुल ने बोला प्रिया से, प्रिया मेरे पास ये बॉन्ड पड़ा है, तू ले ले, जो एक्स्ट्रा पैसे बन रहे होंगे सरकार तुझे ही दे देगी। जी हाँ, ये ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। मतलब अगर अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जानते हो ना नेगोशिएबल, बिल ऑफ एक्सचेंज है। सोच रहे हो लफ्सर को कैसे पता है? अरे सब इको में होता है, लेकिन बड़े बड़े लेवल पे। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। हाँ जी श्रेया, 12th के बिजनेस स्टडीज में भी था ट्रेजरी बिल, मनी मार्केट वाले, फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, छोटा मोटा मैंने बताया। पब्लिक डेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले मतलब समझाना है यहां पर पब्लिक डेट होता क्या है। तो दोस्तों पब्लिक डेट इन सिंपल वर्ड मतलब होता है डेट इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी सरकार ने डेट लिया है, लोन लिया है, वो सारा पब्लिक डेट होता है। कहां से आया वो सरकार के पास? लोगों की सेविंग से। जो लोगों की सेविंग थी ना पोस्ट ऑफिस में, वहां से आया है। अब देखो पोस्ट ऑफिस में दो तरीके की सेविंग होती है। एक तो होती है मतलब पोस्ट ऑफिस में तुम सेविंग अकाउंट खुलवा लो, वहां पैसे जमा करा दो, उसको भी सरकार यूज कर सकती है। एक होता है कि पोस्ट ऑफिस कुछ सर्टिफिकेट इश्यू करती है, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तुम्हें डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। ये तुम परचेज कर लो, बॉन्ड की तरह ही हो गया, है ना। लेकिन इसकी खास बात है इन स्मॉल सेविंग्स की, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, ये आप ट्रेड नहीं कर सकते। राहुल प्रिया को नहीं दे सकता, वो तुम्हारे नाम पे है, टाइम पूरा होने पे तुम्हें मिलेंगे पैसे वापस इंटरेस्ट के साथ। ठीक है ना। तो जो भी मोबिलाइज का मतलब हो गया कि भैया लोगों ने सेव किया था, सरकार ने उसको अपने पास मोबाइल कर लिया, मतलब लेकर आ गई, अपना यूज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। सरकार ने उसको मान लिया, सरकार उसको रीपे कर देगी फ्यूचर में विद इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट का जो डेट होता है वो इंटरनल भी हो सकता है, अभी बताया था, एक्सटर्नल भी हो सकता है, आपको पता है। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, द गवर्नमेंट रेज फंड्स प्राइमरली फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। सरकार मेनली बाहर के देशों से लोन लेने की जगह मेनली डोमेस्टिक मार्केट से लोन लेती है। डोमेस्टिक मार्केट से लोन लेने के दो हथकंडे हैं सरकार के पास, या तो एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से लेगी, मार्केट बेस्ड मैंने बता दिया ट्रेजरी बिल या फिर कोई बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर एक फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट होगा। फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब होता है। ये सरकार क्यों करती है? सरकार को जो घाटा हुआ होता है फिस्कल डेफिसिट, उसको पूरा करने के लिए सरकार ऐसा करती है, कवर मतलब फाइनेंस करने के लिए। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी लिखा हुआ है यहां पर, डेट सर्विसिंग क्या होता है। देखो जी सबसे बड़ी बात, सरकार क्या कर रही है। ठीक है आशुतोष, ऐसा ही है यहां पर मामला। सरकार ने मान लो आज पैसा उधार ले लिया और अगले साल सरकार को चुकाना है, सरकार को फिर से डेफिसिट हो गया, तो सरकार को जो पैसा देना है ना, उसको देने के लिए सरकार फिर से लोन ले लेती है। सरकार ये गेम खेलती रहती है, इसे बोलते हैं डेट सर्विसिंग। मतलब अपने उधार को चुकाने के लिए कहीं और से लोन ले लेती है, फिर उस उधार को चुकाने के लिए कहीं और से लोन ले लेती है, लंबे टाइम में पैसा आता है तो किसी किसी का पैसा चुकाती रहती है सरकार। ठीक है, ऐसा करती रहती है। तो डेट सर्विस इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज, मतलब लगातार एक्सरसाइज है, यूज है इसका। द गवर्नमेंट सिंपली रीफाइनेंस, रीफाइनेंस मतलब दोबारा फाइनेंस करेगी, एक बंदे का लोन चुकाने के लिए दूसरे बंदे से लोन लेगी, रीफाइनेंस करेगी डेट को। इट सेल न्यू बॉन्ड्स, नए नए बॉन्ड मार्केट में सेल करके लोगों से पैसा उधार ले लेगी, एंड यूज द प्रोसीड टू पे ऑफ होल्डर्स, लिखा है यूजेस द प्रोसीड्स टू पे ऑफ होल्डर्स, यानी होल्डर्स ऑफ द मैच्योरिटी बॉन्ड्स, जिसके बॉन्ड पुराने थे मैच्योर हो रहे हैं उनको पैसा दे देगी वो। बस सिंपल बात ये लिखी हुई है। ठीक है, हेरा फेरी हेरा फेरी हो गई, हाँ हेरा फेरी चल जाएगी।
खुशी पूछ रही है सर डिबेंचर और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है। राज्य देखो, शेयर होता है, डिबेंचर होता है। ये शेयर डिबेंचर कंपनी इश्यू करती है, सरकार जो इश्यू करती है वो बॉन्ड होते हैं। उधार मांगने के लिए सरकार बॉन्ड को इश्यू करती है। खुशी पूछ रही है इससे सरकार को घाटा नहीं होता है? घाटे फायदे सब होते हैं, सरकार लेकिन देश के भले के लिए बोलती है, हम ऐसा करते हैं। अब देखो दोस्तों, आपको एक बात बताता हूं, देश में जितना भी उधार लिया जाएगा, अगर वो देश के अंदर से उधार लिया गया है तो उसकी देखरेख करेगा आरबीआई। अगर देश के बाहर से उधार लिया गया है तो उसको एक्सटर्नल डेट को देखरेख करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दो मेन बातें, एक तीसरी भी आएगी। ठीक है, चलो जी चलते हैं, क्या लिखा है। हाँ, पब्लिक डेट की मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट रेफर्स टू द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग बाय द फिस्कल एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ डेट। पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब यह है कि ये डिटरमाइन करो, डिसाइड करो कि तुम्हें किस किस साइज का लोन चाहिए, यानी ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, लाखों का, करोड़ों का, अरबों का, और उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, मतलब ये लोन कहां कहां से आएगा, ये बॉन्ड से कितना आएगा, स्मॉल सेविंग से कितना आएगा, कहां कहां से कितना कितना आएगा। ठीक है, और ये डिस्कस किया जाता है फिस्कल और मॉनेटरी अथॉरिटी से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई से। द मैच्योरिटी पैटर्न क्या होगा, यानी कितने दिन में हमें उसको मैच्योर करना होगा, सरकार को पैसा वापस करना होगा, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, 200 दिन में। उस पर इंटरेस्ट रेट क्या पे करेगी, रिडेम्पशन कैसे होगा, खात्मा कैसे होगा उन चीजों का। या डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड पिलर्स। जो डेट को मैनेज करने की स्ट्रेटेजी होती है सरकार की, ये 3 ब्रॉड पिलर्स पे डिपेंड करती है। इनके नाम हरे रंग से मार्क कर देंगे। पहला, कि कम से कम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, यानी लो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होनी चाहिए। रिस्क मिटिगेशन होनी चाहिए। मिटिगेशन का मतलब होता है कम से कम, मिनिमाइज करना, कम से कम रिस्क होना चाहिए सरकार को। और मार्केट भी डेवलप रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट का कचरा कर दिया, मार्केट से सारा लोन ले लिया और मार्केट के पास पैसा ही नहीं बचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और नेक्स्ट, यू गाइस हैव टू रीड द इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी इंस्टीट्यूट रेस्पॉन्सिबल है, तो मैंने बता दिया। जो आरबीआई है वो देखेगा डोमेस्टिक से, मतलब इंटरनल डेट कितना लिया है देश के अंदर से, डोमेस्टिक मार्केट से जो भी डेट लिया है, वो डेट कौन से वाला है, स्मॉल सेविंग वाला नहीं है। देखो जरा, कोई सिक्योरिटी इश्यू करी है सरकार ने कि इस डेट को वो मैच्योर हो जाएगी, या ट्रेजरी बिल इश्यू किया है, या कोई कैश मैनेजमेंट बिल, या फिर बॉन्ड, ये अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं सरकार जो इश्यू करती है उधार पैसा मांगने के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेस्पॉन्सिबल रहेगी एक्सटर्नल डेट के लिए, आरबीआई इंटरनल के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सटर्नल के लिए। लेकिन दोनों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई, ये दोनों कुछ अदर थिंग्स हैं जो इन दोनों में नहीं आ रही, जैसे कि स्मॉल सेविंग, डिपॉजिट, रिजर्व फंड्स, इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहेगी, क्योंकि इसके अंदर डोमेस्टिक मार्केट का सिर्फ वही लोन आ रहा था जो ट्रेडेबल यानी मार्केटेबल सिक्योरिटी से चुकाया गया है, स्मॉल सेविंग्स वगैरह नहीं आ रही थी। तो इन सबको कवर करने के लिए दोनों मिलजुल कर काम करेगी। इसमें सरकार का बजट भी आता है और डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन भी आती हैं जो ये दोनों मिलजुल कर देखती है, हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है। हाँ देखा, चेतना कह रही है सर लॉ की थ्योरी देखी थी, उससे भी हैवी अबिको की थ्योरी निकली है ही। ठीक है, तो आगे, अब यहां पर बेसिकली बात किया गया है ट्रेजरी बिल के बारे में। ट्रेजरी बिल भैया, तो द आरबीआई एक्ट एज द डेट मैनेजर फॉर द मार्केटेबल इंटरनल डेट। देश के अंदर इंटरनल डेट को मैनेज करने के लिए आरबीआई होता है। ये पॉइंट स्टार मार्क कर लो भैया, पीछे ही मार्क कर देता हूं। इंटरनल के लिए आरबीआई, एक्सटर्नल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी, ये होते हैं। ठीक है जी, तो कभी ये आरबीआई कभी कभी इश्यू करता है ट्रेजरी बिल को सरकार की शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, मतलब ट्रेजरी बिल की एक खास बात है, ये अलग से तो नहीं पढ़ा रहे तुम्हें, लेकिन पढ़ाना चाहिए था। ट्रेजरी बिल, विशाल रॉय, एक ऐसा कागज होता है, देखो अंदर की बात मैं तुम्हें सिखाई देता हूं। मान लो सरकार ने एक ये कूपन इशू किया है पब्लिक को, इस पे लिखा है ये ट्रेजरी बिल है। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपए लिखी है। तो सरकार पब्लिक को बोलती है तुम मुझे मान लो 96,000 रुपया दे दोगे। 1 साल से कम के लिए इशू किया जाता है, खास बात है, इसलिए शॉर्ट टर्म बोलते हैं इसको। मान लो 90 दिन के लिए इशू किया है, सरकार बोल रही है 96,000 दो और ये 1 लाख वाला कूपन खरीद लो। बंदा बोलेगा ठीक है। 90 दिन बाद जब तुम ये कूपन लेकर जाओगे सरकार के पास, तो सरकार आपको 1 लाख रुपया दे देगी, यानी आपने 4,000 की कमाई कर ली। इंटरेस्ट रेट नहीं बोलते, लेकिन एडिशनल कमाई हो गई, इंटरेस्ट रेट की तरह ही है। तो ये ट्रेजरी बिल होता है राज्य।
ठीक है जी। शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ डेटेड सिक्योरिटी होती है, मतलब उसमें डेट लिखी होती है, एक दिन आप अपना पैसा ले जाना। दीज आर इश्यू टू मोबिलाइज लॉन्गर टर्म रिसोर्स, यानी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल और काफी सारी डेट लिखी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसी सिक्योरिटीज इश्यू कर देते हैं जिस पर डेट लिख के देते हैं भैया 2 साल 3 साल 5 साल। ठीक है खुशी। और एक्सटर्नल डेट की बात आती है तो दोस्तों ये बायलेटरल मल्टीलेटरल लोन हो सकते हैं, मतलब दो जगह से लिया हुआ लोन, अमेरिका और रशिया से लोन ले लिया होगा। मल्टीलेटरल भी हो सकता है, अमेरिका, रशिया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, 4-5 जगह से ले लिया होगा। दो जगह से लोन लिया बायलेटरल, एक जगह से लिया यूनिलेटरल, दो से ज्यादा जगह से लोन ले लिया तो मल्टीलेटरल। बहुत सारी जगह से लोन ले लेते हैं। ये सारा मैनेज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमओएफ। एमओएफ के अंदर भी एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है जी। द रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल डेट इज द डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सबसे बड़ी भसूड़ी यही है कि अगर आपने फॉरेन लोन ले लिया, एक्सटर्नल डेट से लोन ले लिया, तो आपके साथ रिस्क बना रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपने $100 का लोन लिया है और $100 की वैल्यू मान लो 8400 है, ले लिया आपने लोन, ले लिया जी, इतना ही लोन लिया है, लेकिन एकदम से मान लो डॉलर की वैल्यू कम हो गई, तो यार $100 का मतलब डेप्रिसिएशन हो गया। मान लो डॉलर का, डॉलर की वैल्यू मान लो 83 हो गई, तो ये 8300 के तौर पे आ गया तुम्हारे पास। गड़बड़ हो गई ना, हो जाती है गड़बड़, समझे? एक सेकंड दोस्तों। हाँ नहीं प्रिंस गुप्ता, यूनिट 3 यूनिट 4 के लिए जो जो मैं आपको यहां कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं आपको वही पढ़ना है, इसमें मॉड्यूल से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको वही पढ़ना है। हाँ तो देखो ये रिस्क बना रहता है कि भाई बाहर से लोन ले लिया तो ये भसोड़ी हो सकती है। अब आपको बताता हूं, आपने पढ़ा था एक फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट सरकार ने पास किया था, कौन से ईयर में? 2003 में किया था। ये किस लिए पास किया था? ये पास किया था टू प्रोवाइड अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर रिडक्शन ऑफ डेफिसिट एंड देयर बाय डेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सरकार के लिए ये वाला कानून पास किया 2003 में सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से कि सरकार का जो डेफिसिट है वो धीरे धीरे कम होता रहे, सरकार जो लोन ले रही है वो भी धीरे धीरे कम होता रहे और इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब बना रहे, सरकार भविष्य के अंदर किसी नुकसान में ना पहुंचे, तो सस्टेनेबल लेवल के लिए किया गया था। तो बेसिकली इस कानून के ऑब्जेक्टिव यहां पर दिए हुए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव है। ये चाहता है कि इंटरजनरेशनल इक्विटी रहे, इंटरजनरेशनल इक्विटी रहे फिस्कल मैनेजमेंट में। इसका मतलब ये कि आने वाली जनरेशन को इतना लोन ना ले ले सरकार कि आने वाली सरकार की फुस्सी हो जाए, है ना? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यार मेरी आवाज आ रही है तो बताओ। ठीक है। और लॉन्ग रन में जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे, बेसिकली नुकसान ना हो। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी रहे, आरबीआई की पॉलिसी और सरकार की पॉलिसी में तालमेल बना रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ट्रांसपेरेंसी रहे फिस्कल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट में, जो सरकार पैसों के फिस्कल ऑपरेशन कर रही है ये ट्रांसपेरेंट रहे, सबको पता रहे। ऐसा ना हो जो इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ हो रहा है। क्या था इलेक्टोरल बॉन्ड, बता दो तुम्हें? इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब एक ऐसा कूपन था जिससे बहुत सारी पार्टीज को चंदा मिलता है, बस इतने ध्यान रखो। उसमें यह था कि बताना नहीं था कि ये चंदा किसने दिया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, बताओ अब चंदा किसने दिया है, तो बता रहे हैं ना, बेसिक जान लो। लास्ट है जी बस ये, ठीक है जी, आगे आते हैं जी। हाँ जी, द पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, एक पीडीएमसी सेल बनाया गया है 2016 में, लेटेस्ट है भैया ये, और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, यही एक्सटर्नल डेट को मैनेज करता है, इसने ही बनाया है एक पीडीएमसी 2016 के अंदर। द मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ये बनाता है, मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी साल साल के लिए बनाता है, ये 3 साल के लिए बना रखी है, 2021 से 2024। एक ऐसा फ्रेमवर्क है ये जो डिसाइड करता है कि अप्रोप्रिएट कॉम्पोजिशन ऑफ द डेट पोर्टफोलियो क्या होगी। जो डेट का पोर्टफोलियो है, मतलब डेट की जो प्रोफाइल है, जो सरकार ने डेट लिया हुआ है, कहीं स्मॉल सेविंग से, कहीं बॉन्ड इश्यू करके, कहीं ट्रेजरी बिल इश्यू करके, सरकार का जो डेट पोर्टफोलियो है वो अप्रोप्रिएट किस लेवल का होगा, मतलब वो किस तरीके का सही रहेगा, सही रहेगा मतलब कितना स्मॉल सेविंग से उठा लो, कितना बॉन्ड से उठा लो, क्या सही रहेगा। ठीक है,
तो द रिजर्व बैंक हैज बीन प्रोएक्टिवली इंगेज्ड, रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई बहुत ज्यादा तरीके से इसमें बिजी है, इंगेज है, डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को शॉर्ट में जीसैक बोल दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये आरबीआई इसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो मार्केट है, इंक्लूडिंग ब्रोडेनिंग ऑफ इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, यानी जो इन्वेस्टर है, जो बंदा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए आरबीआई बहुत काम कर रहा है। एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एफर्ट्स टू इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कह रहा है एक छोटा सा पार्ट की बात बताएं तो सरकार आरबीआई के बहुत सारे एफर्ट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इसने एक स्कीम निकाली है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी, जो कि कब अनाउंस हुई थी, 5 फरवरी 2021 को। स्टार मार्क कर लो, पेपर में आ सकती है धुमा ठाके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल देता हूं मैं आपको। रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी आरबीआई ने जो स्टार्ट की थी, उसका मतलब क्या है। आरबीआई कहता है अंबानी अडानी जैसे बहुत बंदे हैं जो धंधा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वॉरेन बफेट भी हैं जो बहुत बढ़िया धंधा कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं तुम्हारे और मेरे जैसे, इनको भी एक मौका मिलना चाहिए कि ये भी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरबीआई ने चलाई है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को अलाउ करती है कि भैया तुम भी बॉन्ड खरीद लो, तुम भी पैसा लगाओ, तुम भी पैसा कमाओ। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है। क्वेश्चन ये रहा, छोटा सा है, छोटू सा क्वेश्चन है, और आपको 45 सेकंड्स भी दे दिए, आंसर दे दो इसका पोल में। रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है भाई, क्या है राजा, फैसिलिटेट इन्वेस्ट, ओहो स्टार लगे में अभी, कोई नहीं कोई नहीं, करो करो करो, इसको ठीक करते हैं। देखो मैं बताता हूं, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, आवाज आ रही है ना मेरी यार, आवाज आनी चाहिए राज्य बस। ठीक है जी, यहां पर लिखना है, देखो रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ओहो फिर से रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरबीआई ने स्टार्ट की थी, नो डाउट, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा लगा सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल ठीक बात है, छोटे छोटे इन्वेस्टर लगा सकते हैं पैसा, तो दोनों ऑप्शन ठीक नजर आ रहे हैं। ये लिखा है डायरेक्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, अरे सरकार गुड्स एंड सर्विस की बात थोड़ी करती है यहां पर, तो दोनों ऑप्शन ठीक है, पहला और दूसरा, इसलिए डी वाले के साथ जाएंगे और बोलेंगे बल्ले बल्ले। ठीक है जी, हिमांशु, चेतन, अभिमन्यु, प्रियंका, अमान अहमद, बस ये खत्म ही होने वाला है सिस्टम। एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन देख लो जी, ये मैंने बताया नहीं आपको, अब बताऊंगा। शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम द रिजर्व बैंक टू स्टेट गवर्नमेंट, जो आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल के लिए प्रोवाइड करता है, टू ब्रिज टेम्परेरी मिसमैच इन कैश फ्लो, यानी अब मानो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई बसूड़ी हो गई है, ठीक है, इसका मिसमैच हो रहा है कोई, तो उसको गैप को फिल करने के लिए बोलते हैं ब्रिज, गैप फिल करना है तो ब्रिज बोल दिया। तो कुछ दिनों के लिए पैसा उधार दे देता है आरबीआई, तो ये जो पैसा उधार देता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों वेज एंड मीन्स एडवांसेस। क्या बोलते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, सी। जैसे मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज, जैसे एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है, क्योंकि एक बैंक के पास बसूड़ी हो गई है पैसों की, तो उस पैसे को बोलते हैं कॉल मनी। तो ऐसे एक सरकार दूसरी सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार लेती है, क्योंकि उसका मिसमैच हो गया थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं वेज एंड मीन एडवांस। इसके लिए अलग अलग लैंग्वेज बना रखी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार।
ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये बीच में नहीं कराया था, यहां कराया है, इसलिए मैंने एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछा नहीं है। अब स्टार्ट होता है आपका यूनिट 4, यहां से स्टार्ट होगी दोस्तों यूनिट 4। थोड़ा सा ठंड रखो, फिस्कल पॉलिसी की बात करने वाले हैं। पानी वानी पी लो, इतने मैं आपके डाउट्स देख लेता हूं इतने। सर ये चैप्टर बहुत हार्ड जा रहा है, क्या करें प्लीज? गोविंद इसका फ्रेमवर्क बता दूंगा, टेंशन मत लो। सर क्लास का टाइम 12 बजे कर दो, रामदेव देखते हैं इस चीज को। सर इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स अपलोड कर देना प्लीज। कोमल मिश्रा, इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन मॉड्यूल से पढ़ना है, समझ रहे हो? शॉर्ट नोट्स नहीं, इसके नोट्स आप ही बनाओगे। और मॉड्यूल से क्यों पढ़ना है मैंने बता दिया कि यहीं से करना है, जो मैंने बताया, कहानी खत्म। सर मेरा एडमिट कार्ड सबमिट हो गया था, पर अब देखा तो शो नहीं हो रहा, दोबारा सबमिट करने पर ओटीपी अनएक्सपेक्टेड। वो कभी कभी हो जाता है निशा, 1-2 दिन बाद देख लेना, कभी कभी हो जाता है ऐसा उसके अंदर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? ओके रिपोर्ट है। यूनिट 4 स्टार्ट कर दूं? एक गुड पानी पी के, एक गुड पानी पी के स्टार्ट करता हूं। धीरज बोल, सही बोल रहा है। चलो जी उस्ताद, फिस्कल पॉलिसी की गाथा गाता हूं। पहले अपने तरीके से पढ़ाता हूं, फिर देखूंगा मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि राजे फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी है, जिसके अंदर सरकार अपने टैक्स रेट में चेंज करती है। सरकार अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें चेंज करती है। तो फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को चेंज करती है, ये पहले पढ़ा था हमने। लेकिन अब इस वाली यूनिट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है, कहता है फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार टैक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पब्लिक से लिया हुआ कर्जा, इसको बदलती है। इतना लिख दिया शुरू में। अब देखो चावल क्या कह रहा है, यही लैंग्वेज निकलेगी और क्या है। फिर ये महाशय लिखते हैं फिस्कल पॉलिसी के जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, वो 4 होते हैं। ये 3 तो हैं ही, चौथे नंबर का बजट भी है। अब इसको मैं बाद में बताऊंगा ये कैसी कहानी गा रहा है। ये तो ऐसी कहानी गा रहा है, देखो गलतियां क्या करता है यार। तुम्हें पता है नेशनल इनकम का जब चैप्टर पढ़ा तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये पढ़ा था C+I+NX, और सच में जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? C+I+G+NX। NX का मतलब यही x - m। देखो जी, जीडीपी को आप एग्रीगेट डिमांड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, देश का टोटल खर्चा। ये मैं आपसे लिमिटेशन की बात कर रहा हूं। एक चैप्टर में तो ये ऐसे कहता है, और फिर पूछेंगे सी का मतलब क्या है, तो ये सी का मतलब बताता है प्राइवेट सेक्टर का खर्चा भी है और भैया ये गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा भी है, दोनों का जोड़ दिया इसमें। खर्चा तो खर्चा ही है, फिर ये इन्वेस्टमेंट है, नेट एक्सपोर्ट है। फिर ये अगली यूनिट में बोल देता है ये प्राइवेट सेक्टर का खर्चा है, ये सरकार का खर्चा है। हमने अब अलग अलग दिखा दिए। तो ऐसी स्कीम खेल रहा है, यकीन नहीं आ रहा तो सबूत दिखा देता हूं भाई। मैं सबूत के हिसाब से खेलने वाला बंदा हूं। ये लो जी, ये लो, ये आपके सामने पेज नंबर 6.20 नेशनल इनकम का चैप्टर है। ये लो जी, बड़ा करके देख लो उस्ताद। हाँ जी, ये लिखा है उस्ताद इसने, ये रहा जीडीपी एमपी का फॉर्मूला। ये सी है, जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इसने एफसी उल्टा लिख दिया, सीएफ होना चाहिए था। ये आई है और ये नेट एक्सपोर्ट है, यहां ऐसा लिख दिया। आने वाले चैप्टर में CIGNX कर रहा है। देख लो, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, इस वाले चैप्टर की बात कर लूं, एक मिनट, ये रहा आपका चैप्टर। इस चैप्टर की समरी में जाएंगे, 7th चैप्टर है, यूनिट 4 है। पेज नंबर भी दिखा दूं आपको पहले, ये रहा जी पेज नंबर 7.83, ठीक है जी। इसमें देखोगे तो अंदर भी लिखा हुआ, मैं तो समरी दिखा रहा हूं बस आपको। ये यहां खेल रहा है हमसे ऐसे, इसको कोई पूछने वाला नहीं है ना, ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। हाँ, कमाल कर रहा है यार। कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसकी दिक्कत को छोड़ के बस तुम्हें समझाना था, तुम समझ गए। जैसा क्वेश्चन आता है उसके आंसर के हिसाब से हम अपना काम करेंगे,
और मैंने देखे हैं यार, नॉर्मल बंदे जैसा मॉड्यूल में लिखा है वैसा पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को डिफरेंस नहीं बता रहा कोई। चलो बताना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ये गेम खेल रहा है। तो यहां पर फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे थे हम, ऐसा ही कुछ। इसको मैं बताना चाहूंगा, फिस्कल पॉलिसी को तुम मान लो कि फिस्कल पॉलिसी इन तीनों में बदलाव लाने को बोलते हैं, इन तीनों में या किसी एक में, दो में, जिसमें भी सरकार कोई चेंज कर रही है, अगर चेंज किया है तो बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी है सरकार की। ठीक है जी, ओके, रिपोर्ट है। अब ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है, इसमें आपको डिटेल पढ़नी है कि फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से सरकार देश में जीडीपी को बदल सकती है। कैसे? जीडीपी का फॉर्मूला क्या हुआ? जीडीपी एमपी लिखो, जो भी लिखो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। सरकार कहती है कि अगर हमने इसको बदल दिया, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना, ये बढ़ा दिया, तो मान लो पहले ये सब 10-10, इसकी वैल्यू 10 थी, इसकी वैल्यू 10 थी, इसकी वैल्यू 10 थी, इसकी वैल्यू 10 थी, तो ये 40 हो गया। सरकार कहती है हमने इसकी वैल्यू को 11 कर दिया, तो अब सबकी वैल्यू जोड़ दो तो 41 हो गया। मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी तो देश का जीडीपी आउटपुट बढ़ जाएगा, नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी, है ना। सरकार खर्चा कर रही है, सरकार भी तो देश का हिस्सा है ना। तो सरकार ऐसे कहती है, सरकार कहती है अगर हम अपना खर्चा कम कर देंगे तो देश का जीडीपी कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सरकार अपने खर्चे से आउटपुट को इन्फ्लुएंस करती है। सरकार और कैसे इन्फ्लुएंस करती है और बताना चाहूंगा, लेकिन फिस्कल पॉलिसी पहले ही खुल गया। सरकार टैक्स से इन्फ्लुएंस करती है। सरकार मान लो टैक्स ज्यादा लगा देगी, टैक्स ज्यादा लगा देगी तो लोगों का खर्चा कम हो जाएगा भैया, लोगों का जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, है ना। तो सी कम हो जाएगा तो फिर आउटपुट कम हो जाएगा। तो सरकार को कब क्या करना है, सरकार अपने हिसाब से देख लेती है। ठीक है, वो सिचुएशन भी बताऊंगा। और यू गाइस नो वेरी वेल कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये दो तरीके की होती है। मॉनेटरी पॉलिसी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होती है एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी मतलब कुछ रायता फैला रही है, एक्सपेंशन कर रही है। और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी, मतलब कुछ कम कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में सरकार हमेशा देश की टोटल डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में सरकार हमेशा एग्रीगेट डिमांड को कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब ऐसा क्या क्या करती है सरकार? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में डिमांड बढ़वानी है तो सरकार टैक्स को कम कर सकती है, बिल्कुल। सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है, बिल्कुल। हाँ, बस दो ही चीजों के बारे में डिटेल में बात कर रखी है उसने। हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकती है, मतलब टैक्स भी कम कर दिया और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, दोनों का कॉम्बो भी हो गया। और एग्रीगेट डिमांड कम करने के लिए सरकार देश में टैक्स बढ़ा देगी, लोग डिमांड कम करेंगे। सरकार खुद का ही खर्चा कम कर देगी तो ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी, या दोनों का कॉम्बिनेशन अपना लेगी, टैक्स भी बढ़ा देगी, खर्चा भी कम कर देगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे जब देश में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, मान लो इन्फ्लेशन आ गई, ठीक है, तो सरकार कौन सी पॉलिसी यूज करती है, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी? तो आपका जवाब मनी मन में कुछ भी हो, मैं बताता हूं। इन्फ्लेशन तब आती है जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है। भैया डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, माल बनाया ही नहीं है, माल नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सेलर्स है ना रेट बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़ने लग गया, इन्फ्लेशन आ गई। तो सरकार यहां सीधा इसको करेक्ट करना चाहती है, तो सरकार कहती है बढ़ाने वालों की गलती नहीं है, वो तो सही है, यूज कर रहे हैं रिसोर्स को, वो डिमांड को कम करवाती है। अगर डिमांड को कम करवाना है तो सरकार को टैक्स बढ़ाना होगा राजे, टैक्स बढ़ाना होगा, अपना खर्चा कम करना होगा। हाँ, डिमांड को कम करवाने की पॉलिसी है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो गई। यस, अगर सरकार, ये पढ़ा था हमने, रिचर्ड मुस्ग्रेव ने बताया था ना, 3 मेन फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट बजट के, उसमें से एक स्टेबलाइजेशन का फंक्शन था, स्टेबिलिटी लाने के लिए सरकार ऐसा करती है। ठीक है, या फिर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्शनरी एक्टिविटी चल रही है, देश में कॉन्ट्रैक्शन है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो रही है, इट इज रिलेटेड विद डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप आ गया या रिसेशन जैसा शब्द आया है, इनमें थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस है, लेकिन सारी ऐसी, सबका मतलब यही है कि सब खराब हो रहा है। यहां पर प्राइस लेवल बहुत गिर गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग सामान नहीं खरीद रहे, सामान नहीं खरीद रहे, तो सरकार इसको अगर करेक्ट करना चाहेगी तो लोगों को बोलेगी बेटे डिमांड बढ़ा ले। डिमांड कैसे बढ़ा ले? सरकार के कहने पे लोग थोड़ी मानेंगे, सरकार को टैक्स कम करना पड़ेगा या सरकार को अपना खर्चा ही बढ़ाना पड़ेगा। सरकार खुद का खर्चा बढ़ा देगी तो भी बोलेंगे देश का ओवरऑल खर्चा बढ़ ही गया है, क्योंकि सरकार भी देश का हिस्सा है ना, इस वजह से। ठीक है, तो
एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देगी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने वाली पॉलिसी कौन सी होती है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है भाई इन बसूड़ियों को निपटाने के लिए। ठीक है, ओके, सॉर्टेड है मामला, बस खत्म कर दिया है फिस्कल पॉलिसी। अब जो उसमें लिखा है वो पढ़ लेते हैं, मॉड्यूल में क्या है, मॉड्यूल की कहानी आ जाओ तुम्हारे सामने, मॉड्यूल की पोल खोलते हैं जी। ठीक है जी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिखा है, आपको जानना है। फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन लिखी है, फिस्कल पॉलिसी इज द डेलिब्रेट पॉलिसी। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर बनाई गई पॉलिसी है, ऐसे ही नहीं है गलती से बन गई, जानबूझकर बनाई। ऐसे वर्ड क्यों लिख रहे हो? जानबूझ के बनाएगी सरकार भाई ये पॉलिसी। अब तुम गवर्नमेंट बजट को बोल सकते हो गवर्नमेंट बजट इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस। अरे हाँ, जानबूझ के बनाया जाएगा बजट, पता ही नहीं। या तो तुम्हारी लाइफ के अंदर ये कुछ पनौती लाना चाहते हैं, या स्टूडेंट की लाइफ मुश्किल करके देखना चाहते हैं कौन मुश्किल से आगे निकला है, कुछ तो है इनके मन में। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज द डेलिब्रेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच इट यूज द इंस्ट्रूमेंट्स। फिस्कल पॉलिसी जानबूझकर बनाई गई पॉलिसी है जिसमें सरकार कुछ इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है, जिसके नाम है सरकार टैक्सेशन को यूज करती है, सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर को यूज करती है, और पब्लिक डेट यानी पब्लिक बोरिंग को यूज करती है। तीन आइटम को यूज करती है टू इन्फ्लुएंस बोथ, दो चीजों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। पहला, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी का पैटर्न कैसा है, ठीक है, पहला ये है। दूसरे में देखो कितने सारे नाम है, लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सबको अफेक्ट करती है। तुम डिमांड अफेक्ट करोगे तो आउटपुट भी उसके हिसाब से अफेक्ट होगा। आउटपुट अगर बढ़ रहा है तो नौकरी भी बढ़ेगी, लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी ना। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, जब ये टॉपिक सीए इंटर में होता था ना, तब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता था, यहां से एमसीक्यू नहीं आता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते थे ऑब्जेक्टिव। तो हम भी देख लेते हैं भैया कि फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। फिस्कल पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट बनाए रखना चाहती है, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, दूसरा, ये प्राइस की स्टेबिलिटी चाहती है, यस, स्टेबलाइजेशन फंक्शन गवर्नमेंट बजट वाला। ये चाहती है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट है वो एक्सेलरेट हो। एक्सेलरेट मतलब बढ़ती रहे, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब बढ़ना, एक होता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब कम होना। फिजिक्स के वर्ड है, इको में यूज कर दिए। ठीक है, दूसरा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये चाहती है कि इक्विटी रहे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है ना, चलो जी, ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है, ये तो किसी हर चीज के ऑब्जेक्टिव यही होते हैं सरकार के। ठीक है, सरकार की हर चीज के ऑब्जेक्टिव यही होते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहां पर देखो लिखा हुआ है जीडीपी का ये फॉर्मूला है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सरकार जी को इन्फ्लुएंस करके इस पूरे आउटपुट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जी बढ़ा दिया आउटपुट बढ़ जाएगा, जी कम कर दिया आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड की इक्वेशन के अंदर ये जी कंपोनेंट के बारे में बात करता है कि ये जी कंपोनेंट इन सबको हिला सकता है। ये हिलेगा तो देश की नेशनल इनकम भी हिल जाएगी। जीडीपी ज्यादा तो नेशनल इनकम भी ज्यादा ही हो जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ओवरऑल इनकम भी ज्यादा हो जाएगी ना। ठीक है, इतना सॉर्टेड है। चलो जी, फिर इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है यहां पर नीचे नीचे, आपको एक बार रीड करने की जरूरत है, इतना कोई मेन कंपोनेंट नहीं है। अब बोल दिया कि फिस्कल पॉलिसी दो तरीके की होती है, एक एक्सपेंशनरी और दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी। क्या लव सर के बच्चों को अब ये पढ़ने की जरूरत है? इसमें क्या क्या बताया हो भैया? फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी फेज, रिसेशनरी फेज या डिफ्लेशनरी फेज में इस्तेमाल होती है। ठीक है, रिसेशन क्या होता है? रिसेशन वो टाइम होता है जब ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन होने लगती है, बिजनेस साइकिल में पढ़ रखा था। जब डिमांड डेफिशिएंट होती है, मतलब डिमांड बहुत कम है, तभी ऐसा होता है, तभी बेइज्जती होती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी देश के अंदर, तभी ऐसा हो जाएगा। तो इससे कॉम्बैट करने के लिए, इस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए सरकार इसको यूज करती है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, रिसेशनरी गैप को भी ठीक करने के लिए सरकार इसको यूज कर रही है। ये मेन वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, ये लिखा है लास्ट में, हाईलाइट करूं क्या? मैं हाईलाइट वैसे कम करता हूं हाईलाइट करता हूं। कौन से कलर से? इससे करते तो चलो ठीक है। कहता है हाउ डज द गवर्नमेंट अचीव दिस, यानी इस प्रॉब्लम को सरकार कैसे अचीव करती है। मैंने बता दिया ना आपको, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करेगी, मतलब सरकार एग्रीगेट डिमांड को बढ़वा देगी। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी ना, या तो सरकार अपना टैक्स कम कर देगी या सरकार अपना खर्चा बढ़ा देगी। ये लिखा हुआ है आगे कैसे अचीव करती है। ठीक है ना, यानी ये लिखा है सरकार जितने भी टैक्स है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उसको कट करेगी और सरकार इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, ओके, सॉर्टेड है इतना मामला। या फिर इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन कर देगी। कॉम्बिनेशन का मतलब टैक्स भी कम और अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देगी, साथ में काम कर देगी, दोनों कर सकती है। ठीक है जी, ये सॉर्टेड हो गया।
अब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी वो है जिसमें सरकार एग्रीगेट डिमांड को कम करवाएगी। कैसे? या तो टैक्स बढ़ा के या खुद के खर्चे कम करके। ये कब काम में आती है बाबा? ये तब काम में आती है जब देश के अंदर कोई इन्फ्लेशनरी फेज चल रहा हो, महंगाई का काम चल रहा हो, तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड को कर्टेल किया जाता है। कर्टेल मतलब कम किया जाता है। मैं मुश्किल मुश्किल वर्ड्स को मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप एलिमिनेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। और जो भी एक बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होने वाली होती है, सरकार उसको कंट्रोल कर लेती है। तो कहता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैसे वर्क करती है? सरकार अपना खर्चा कम कर देगी, लिखा है यहां पर, या इंक्रीज कर देगी टैक्स। कौन से टैक्स? सारे टैक्स, चाहे पर्सनल इनकम टैक्स हो या बिजनेस टैक्स हो, जो भी हो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर देगी, मतलब दोनों एक साथ यूज कर लेगी। दैट्स इट, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। ठीक है, एक लाइन और लिखी हुई है, द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी शुड आइडियली लीड टू अ स्मॉलर गवर्नमेंट बजट डेफिसिट और अ लार्जर बजट सरप्लस। यानी जितनी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आप यूज करोगे, कॉन्ट्रैक्शनरी में आप टैक्स बढ़ा देते हो ना, तो सरकार का डेफिसिट कम होगा, कमाई कमाई ज्यादा होगी। ठीक है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को सरप्लस हो जाए, क्योंकि सरकार का यहां पर खर्चा भी कम होता है। हाँ, हो सकता है। जनरल टॉक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद जनरल टॉक्स हैं ये तो। ठीक है, जनरल टॉक्स लिख दिए इसने। फिर इसके बाद आता है, कहता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के जो फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चार होते हैं। पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा टैक्स, तीसरा उधार, पब्लिक डेट या पब्लिक बोरिंग, चौथा बजट। ये मैं शुरू में बता चुका था आपको, चार है, चारों के बारे में ये बात कर रहा है। और वही कहानी रिपीट की है। जैसे कि बात की जाए, कह रहा सरकारी खर्चा, सरकारी खर्चे में क्या क्या आता है? सरकारी खर्चे में भैया दो चीजें आती है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला, इसने तुम्हें तड़पाया है। ये क्या बोलता है? कहता है एक तो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो मान लोगे तुम, है ना? ठीक है। दूसरे करंट एक्सपेंडिचर जो डेली लाइफ में सरकार कर रही है, और कुछ ट्रांसफर पेमेंट। अरे भाई, ये और ये दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दोनों मिला के। ठीक है, क्या कर रहा है, क्या करा, क्या है मेरे समझ नहीं आया, बनाया किसने चैप्टर? ठीक है, पहले तो बढ़ा दिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो ही तरीके का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहां ये तो समझ में आ गया, चल यहां लिखने में सही है। ठीक है, लेकिन करंट एक्सपेंडिचर जो डे टू डे सरकार खर्च करती है वो भी है, और कुछ ट्रांसफर पेमेंट लोगों को दे देती है सरकार, पेंशन वगैरह दे देती है, ऐसा कुछ दे देती है। लेकिन ये बात कहना चाह रहा है, जो सरकार ट्रांसफर पेमेंट लोगों को देती है वो जीडीपी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती। मतलब किसी सीनियर सिटीजन को पैसा दे दिया फ्री में, जा खर्च ले तू, तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे या ना करे, वो बंदा उस पैसे को खर्चे या ना खर्चे, बचा के रख ले, कुछ भी हो सकता है। मतलब डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है जी, सरकारी खर्चे के कंपोनेंट बता दिए यहां पर। और फिर एक मेन बात बताई हुई है, यहां जिक्र किया है एमपीसी का। आपने पढ़ा होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अगर मैं तुम्हें बोलूं पर्सनल लेवल पे कि तुम्हारी एमपीसी 0.8 है, तो इसका सिग्निफिकेंस पता है क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, आप अपनी इनकम का 80% हिस्सा खर्च देते हो। इसका सिग्निफिकेंस ये है, अगर तुम्हारी इनकम 100 रुपए से इंक्रीज हुई है तो आप इसका 80% खर्च कर दोगे, यानी 80 रुपए खर्च कर दोगे। अगर आपकी इनकम 1000 रुपए से इंक्रीज हुई है तो आप इसमें से 800 रुपए खर्च कर दोगे। ये है, एक एमपीसी का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। तो ये एडिशनल इनकम का जो भी पार्ट होता है तुम खर्च कर देते हो, वो एमपीसी होता है। कहते हैं देश में अगर एमपीसी ज्यादा है तो लोग पैसा ज्यादा खर्च करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इस बात को इसने पूरी थ्योरी में समझाया हुआ है, पूरा मामला सेट कर रखा है तुम्हें फंसाने का। ये लो जी। ठीक है, तो देख लेते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। अगर सरकार पैसा खर्च करती है, बहुत सारी गुड्स मार्केट से खर्च करती है, मतलब बहुत सारी गुड्स खरीदती है मार्केट से, क्योंकि सरकार के ऑफिस में तुम्हें पता है ना, टेबल भी है, पंखा भी है, एसी भी है, ये सरकार नहीं बनाती, कहीं ना कहीं से तो खरीदेगी। जिससे भी खरीदा है उसके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उसका माल बिकेगा, वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, ये सरकार का डायरेक्ट इफेक्ट है कि सरकार ने माल खरीदा और डायरेक्टली देश के अंदर एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे दिया। लेकिन दोस्तों, सरकार के खर्चे का एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होता है जो कि मल्टीप्लायर के रूप में वर्क करता है। देखो जी, अब इसकी कहानी सुनो। एक होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर,
ये कहता है कि एक बार इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे इनकम मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगी। एक होता है टैक्स मल्टीप्लायर, ये कहता है टैक्स के बढ़ने, मतलब टैक्स के चेंज होने से भी इनकम मल्टीपल टाइम बढ़ सकती है। डिक्रीज इंक्रीज की बात है, क्योंकि ये पढ़ा नहीं रहा। एक होता है नेट एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर बोल लो, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बोल लो, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ये बोलता है कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर बदलाव आएगा उससे भी इनकम पे चेंज आता है। एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ये कहता है सरकार खर्चा करेगी तो उससे भी हमारे देश की इनकम में बदलाव आएगा मल्टीपल टाइम्स। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है। ठीक है जी, तो यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहां लिखा है ना, द इनकम जनरेटेड आर स्पेंट ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कहता है सरकार के खर्चे से जो डायरेक्ट इफेक्ट आया है, यानी मान लो जीडीपी होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस NX। अब ये कह रही है कि सरकार ने जो खर्चा बढ़ाया है उससे जो जीडीपी बढ़ा है, यानी देश की इनकम भी बढ़ गई होगी, उससे कुछ ना कुछ लोगों के पास पैसा आएगा, वो और पैसा खर्च करेंगे, फिर से जीडीपी बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली एक बार जीडीपी नहीं बढ़ रहा, बार बार बढ़ रहा है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये लोगों की एमपीसी पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा पैसा लोग खर्च करते हैं उतना जल्दी जीडीपी फास्टर बढ़ता रहता है। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं भैया। तो कहता है ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात थी, आप इसको पढ़ लोगे, एक बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत हो तो डाउट सेशन के अंदर इसको कवर अप करा दूंगा, छोटी छोटी चीजें हैं। अब टैक्स की बात करते हैं। टैक्स भी एक फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। अब टैक्स के अंदर क्या होता है भैया कि आप टैक्स को इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो। तो टैक्स को इंक्रीज करोगे तो उससे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा प्राइवेट एक्सपेंडिचर, यानी प्राइवेट, तुमने टैक्स बढ़ा दिया तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो गई ना, वो कम खर्चा करेंगे मार्केट में, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लोगों के द्वारा कम की जाएगी। हाँ, बहुत बेसिक बात है। तो टैक्स डिटरमाइन करता है साइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, मतलब तुम टैक्स ज्यादा रख दोगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम का साइज कम हो जाएगा ना, लेवल कम हो जाएगा। तो इस टैक्स को आप रिसेशन डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में यूज कर सकते हो। हाँ, थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं भाई, टैक्स भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखा है यहां पर राज्य, इन्फ्लेशन में टैक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है, महंगाई में हम कौन सी पॉलिसी यूज करते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में हम टैक्स को बढ़ाएंगे, तो टैक्स को बढ़ाने का तरीका बता रखा है। कहते हैं जो एग्जिस्टिंग टैक्स है, जो पहले से चल रहे हैं, आप उसके रेट को बढ़ा दो या कोई नए नए तरीके के टैक्स लिवाई कर दो, न्यू टैक्स लॉन्च कर दो, ये भी फाइन दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। ठीक है, सरकार ऐसा कर सकती है। अगला है पब्लिक डेट। इसने क्या किया, जो मैंने बात समझाई ना शुरू शुरू में, इसने इसको दोबारा दोबारा रिपीट किया हुआ है। कहता है पब्लिक डेट में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले ही पता था तुम्हें? पता था? नहीं पता था? पता था। ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जो देश के अंदर से ओन पीपल से पैसा लिया गया है देश के अंदर से, उसे इंटरनल डेट बोलते हैं। जो बाहर से पैसा लिया गया है उसे एक्सटर्नल डेट बोलते हैं, जो आउटसाइड सोर्स से लिया गया है। ठीक है, और जो इंटरनल डेट होता है उसके दो पार्ट कर देते हैं, एक मार्केट से उठाया हुआ लोन, एक स्मॉल सेविंग। ये भी बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, उसकी डिटेल को बाद में बोल रहा है। कह रहा है जो मार्केट से उठाया हुआ लोन होता है वो बेसिकली ट्रेजरी बिल या फिर गवर्नमेंट की अलग अलग सिक्योरिटीज के द्वारा उठाया गया लोन होता है। और जो स्मॉल सेविंग वाला लोन होता है वो पब्लिक बोरिंग का वो हिस्सा होता है, जैसे कि तुमने पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसा जमा करा रखा था, या पोस्ट ऑफिस ने तुम्हें छोटे मोटे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नेशनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट वगैरह इश्यू कर दी हो। मतलब उसने वो कागज तुम्हें दे दिया, बोल दिया तुम्हारा पैसा एफडी की तरह 2 साल के लिए ब्लॉक है, तो सरकार समझेगी हाँ 2 साल के लिए इसका पैसा जमा है, यूज कर लो, सरकार उसको यूज कर लेगी। ये टॉपिक करा दो एक बार, फिर तुम्हें ब्रेक दे दूंगा। इसके बाद बहुत धांसू टॉपिक होने वाला है एक्चुअली। ठीक है, वो तो पक्का पेपर में आएगा, पक्का आएगा, मतलब जो इसके बाद कराऊंगा। बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से उधार ले लेती है कैसे? बॉन्ड को सेल करके, सिक्योरिटीज को सेल करके। यस, ये तो होता ही है। ठीक है, पहले ही मैं बता चुका हूं तुम्हें सिर्फ रीड करने की जरूरत है। और सरकार के बारे में बजट भी लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, बजट भी एक फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। बजट तुम्हारा बैलेंस भी हो सकता है जब सरकार के एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स बराबर हो। देखो यार, सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट बराबर हो तो इसे बोलेंगे बैलेंस बजट, बोलेंगे ना। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, टोटल रिसिप्ट कम हो तो डेफिसिट हो गया, और टोटल रिसिप्ट
कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो ये वही हो गया डेफिसिट वाला। टोटल एक्सपेंडिचर कम, टोटल रिसीट ज्यादा, तो ये सरप्लस बजट हो गया। तो तीन बात लिखी है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। इनकी डेफिनेशन देखो इसने कैसे मोल्ड किया है, कैसे तुम्हें उल्लू बनाने की कोशिश की है। प्रत्युष रुक जाओ, ठीक है। ये बोलता है कि जब सरकार के एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं इसके टैक्स के बराबर, तो इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। तुम कुछ बोलोगे नहीं इस पे? अबे सिर्फ टैक्स थोड़ी है सरकार की रिसिप्ट, और कुछ भी तो है। तो यहां ये टैक्स को ही अज्यूम कर रहा है कि टोटल रिसिप्ट ये है। फिर बोल रहा है बजट सरप्लस वो सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट ज्यादा कलेक्ट कर लेती है इसकी स्पेंडिंग से। कि वर्ड कैसे यूज कर रहा है भाई, टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर वाला वर्ड यूज कर लेता प्यार से हर जगह है। और डेफिसिट बजट वो होता है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन अ ईयर इज ग्रेटर देन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब यहां ये कहना चाह रहा है कि कुल जो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, बस यही कहना चाह रहा है ये, लेकिन ये ढंग से लिख नहीं रहा। हाँ खुशी, टैक्स का मतलब रिसिप्ट है यहां पर सीधा, ठीक है। तो तीन सिचुएशन इसने बताई है। तो कहता है कि जब बैलेंस होता है तो कहते हैं कि बैलेंस की सिचुएशन में लीकेज और इंजेक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं। लीकेज और इंजेक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं। लीकेज इंजेक्शन आप जानते हो, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा वो देश में डिमांड को बढ़ा देगा, तो जो भी चीजें देश में डिमांड को, जीडीपी को, नेशनल इनकम को बढ़ाती है वो इंजेक्शन होती है। जो इनको कम करती है वो लीकेज होती है। तो टैक्स मान लिया इसने पेमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब टैक्स सरकार की रिसिप्ट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार की पेमेंट है। टैक्स हमारे पास लीकेज है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास इंजेक्शन है। कहता है जब बैलेंस है बजट तो लीकेज इंजेक्शन एक दूसरे के बराबर है। अगर बजट बैलेंस नहीं है तो लीकेज इंजेक्शन भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। गवर्नमेंट अगर लॉस में है तो इंजेक्शन ज्यादा है डेफिसिट में, अगर गवर्नमेंट सरप्लस में है तो इंजेक्शन कम है। तो इट्स बेटर कि डेफिसिट रहे, क्योंकि डेफिसिट रहेगा तो इंजेक्शन ज्यादा होंगे, इंजेक्शन ज्यादा होंगे तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं डेफिसिट ही जरूरी है, और हमारे देश की सरकार डेफिसिट में ही रहती है। तो लिखा है लास्ट में लाइन, वाइल अ बजट सरप्लस रिड्यूस नेशनल डेट। लगता है कि सरकार का बजट सरप्लस में होगा तो देश का कर्जा कम हो जाएगा। अब बजट डेफिसिट विल एड टू नेशनल डेट। अगर नुकसान होगा सरकार को तो उससे नेशनल यानी देश का जो कर्जा है वो बढ़ जाएगा। नेशनल डेट, पब्लिक डेट, पब्लिक बोरोइंग, क्या क्या वर्ड यूज करता है, सबका मतलब सेम ही है, समझ रहे हो। तो देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होगा, मान लो टैक्स से, इसकी लैंग्वेज में बात करो तो देश के अंदर डेफिसिट होगा। होगा नहीं होगा? होगा। लेकिन दोस्तों अगर ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये तो अच्छी बात है, इसकी वजह से तो जीडीपी बढ़ जाएगा। क्यों? जीडीपी में चार आइटम होते हैं ना, CIGNX। ये तो अच्छी बात है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो डेफिसिट में रहना चाहिए हमेशा, एक से लोन लेके दूसरे को चुकाते रहेंगे, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ बेसिकली ऐसे ही होता है, बेसिकली ऐसे ही होता है। लेकिन उसके अलावा ये बोल रहा है कि लेकिन इस गलती से सरकार को सरप्लस हो रहा है तो देश का कर्जा उतर रहा है, नेशनल डेट कम हो रहा है, ठीक है जी। दिस इज अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक टॉपिक पे। हाँ जी। दे देता हूं तुम्हें 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक ले लो राज्य। 2 मिनट्स ब्रेक, 2 मिनट ब्रेक ले लो भाई। डरो मत, डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं हो रहा। टाइमर लगा देता हूं यहां पर। लो जी, यहां से चल पड़ा टाइमर तुम्हारा। पानी वानी पी लूं मैं भी, डाउट देखता हूं श्रेया।
क्या मेरी आवाज आपको आ रही है तो यस लिख दो यार। ओके दीप्ति गोयल। ये हिमांशु मजे ले रहा है क्या भाई, मेरे से कह रहा नहीं आ रही, तो तेरे को पता कैसे लगा भाई मैं बोल रहा हूँ। ओके। केतन कह रहा है सर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कल छुट्टी दे दीजिए। अरे टाइम हो गया रे। ठीक है जी, टाइम गया भाई साहब, 2 मिनट हो लिए थारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। यहां पर एक टॉपिक आता है दोस्तों, कहता है फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे वैसे बेसिकली एमसीक्यू आने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ना होगा। देश में लंबे समय की ग्रोथ के लिए फिस्कल पॉलिसी में क्या प्रावधान है, मतलब सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि लंबे टाइम की ग्रोथ पॉसिबल हो जाए। तो बाबा सरकार को अपनी फिस्कल पॉलिसी में कुछ इस तरीके के खर्चे करने चाहिए जिससे एजुकेशन और हेल्थ पे बढ़िया इंपैक्ट आए। यानी बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा होगा तो जो नई जनरेशन आएगी वो देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। समझ रहे हो, मतलब लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ रातों रात पॉसिबल नहीं है। सरकार को हेल्थ और एजुकेशन पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लंबे टाइम तक इससे ग्रोथ बनी रहेगी। और आपको पता है ना, कैपिटल 2 तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल कैपिटल, जो सब तुम्हें दिख रहा है वो सारी प्रॉपर्टी फिजिकल कैपिटल है। एक होती है ह्यूमन कैपिटल, हमारे अंदर का टैलेंट ह्यूमन कैपिटल होता है। समझ रहे हो, तो इससे ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बात करने का तरीका, रहने सहने का तरीका, ये सब इंप्रूव होगा। जैसा कि तुम्हें सिखाते हैं, तुम अब आगे बढ़ोगे ना तो तुम्हारा एक पर्सनैलिटी कोर्स कराएगी आईसीआई, तो सीए की पर्सनैलिटी उस हिसाब से इंप्रूव भी हो जाती है। तो गवर्नमेंट को इन चीजों पे खर्चा करना चाहिए। तो लिखा है कि गवर्नमेंट को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग करनी चाहिए। ठीक है, इससे लंबे टाइम तक सप्लाई साइड इफेक्ट रहेंगे। मतलब क्या, तुम अगर बढ़िया सड़क बना के दोगे, बढ़िया तुम स्टोरेज हाउस क्रिएट करोगे, बिजली की सप्लाई बढ़िया रखोगे, टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस बढ़िया रखोगे, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रख रहे हो, तो कंपनीज का माल भी अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बिजली आती रहेगी तो फैक्ट्री बंद भी नहीं होगी, प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। ठीक है जी, बढ़िया फायदा होगा बेसिकली। ठीक है, गवर्नमेंट को पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करते रहना चाहिए। पब्लिक गुड्स का मतलब तुम जानते हो, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया, इसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल बढ़ती रहेगी। ठीक है, और टैक्स कैन हैव ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। टैक्स का कभी कभी पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि सरकार क्या करवाना चाहती है। मतलब अगर देश में महंगाई चल रही है तो हमें टैक्स बढ़ाना पड़ता है ना, डिमांड को कम करवाने के लिए, तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो सरकार को सोचना चाहिए, डिपेंड करता है, ये लिखा है डिपेंडिंग, सरकार को टैक्स बढ़ाना है या कम करना है। सरकार एनकरेज करना चाहती है, डिस्करेज करना चाहती है लोगों की सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को, उस हिसाब से सरकार को डिसाइड करना चाहिए। यानी अगर देश में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन चल रही है तो सरकार को टैक्स ज्यादा लगाना चाहिए भैया, लोगों के खर्चे को रोकना चाहिए वहां पर। ठीक है ना, लोगों की सेविंग्स अफेक्ट होती है उससे। ठीक है ना, तो खर्चे को रोकना चाहिए भैया। और अगर देश के अंदर कॉन्ट्रैक्शनरी सिचुएशन है तो सरकार को टैक्स कम करना चाहिए ताकि लोगों की डिमांड बढ़ जाए और फिर वहां से सेविंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेविंग को भी खर्च करने लग जाएंगे लोग। ठीक है, क्योंकि टैक्स नहीं है तो दे देना तो नहीं खर्चेंगे। ठीक है जी। और कह रहा है कि एक वेल डिजाइन टैक्स पॉलिसी होगी तो देश के अंदर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ती है। अच्छी टैक्स पॉलिसी होगी, जैसे इंडिया के अंदर स्टार्टअप जब टैक्स पॉलिसी होती है तो बोला जाता है जो बंदा नया स्टार्टअप कर रहा होगा उसके बिजनेस पे टैक्स कम लगेगा, सरकार उसको लोन भी प्रोवाइड कर देगी, तो एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो इंडिया में है भी, स्टार्टअप इंडिया नाम से एक स्कीम बना रखी है भैया। तुम चाहते हो नया धंधा खोलना तो तुम्हें बहुत अच्छे लेवल पे सरकार सपोर्ट भी करेगी। ठीक है, और जो सरकार के टैक्स और स्पेंडिंग पॉलिसीज हैं, मतलब टैक्स तो लेना और स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंडिचर पॉलिसी, जैसे कि सरकार काफी सारी जगह पर सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये कभी कभी यूज हो जाती है मार्केट फेलियर को खत्म करने के लिए। मतलब
दुनिया वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रही है तो सरकार सब्सिडीज देकर वो प्रोवाइड करवा सकती है। ठीक है, कोई भी चीज मतलब बढ़िया चीज होती है, ऑब्वियसली इको फ्रेंडली चीजें होती है जो लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन इन्वायरमेंट टैक्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फर्म्स एंड रिड्यूस देयर आउटपुट। देखो, एक इन्वायरमेंट टैक्स नाम की चीज होती है, सरकार अगर इस टैक्स को बढ़ाएगी तो जो पॉल्यूटिंग आइटम्स हैं जैसे कि बम पटाखे हैं तो इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करने वाली चीज है। ठीक है, कभी कभी सरकार को सब्सिडीज देनी चाहिए इनपुट्स पे, और प्रोड्यूसर्स के प्राइस को भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि फार्मर के प्राइस को भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनका भी ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा इनकम हो। मतलब इसने ओवरऑल ये बता दिया कभी टैक्स को, कभी सब्सिडीज को, कभी एक्सपेंडिचर को सरकार को कैसे यूज करना चाहिए ताकि लंबे टाइम तक इकोनॉमिक ग्रोथ रहे। फार्मर्स का भला करोगे, लंबे टाइम तक जय जवान जय किसान हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों फिस्कल पॉलिसी जो है ये हमारे देश में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को भी कम करती है। यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? इसके हर एक बोल के अंदर काफी सारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, ये स्टेबलाइजेशन फंक्शन की तरफ दिखाते हैं जो रिचर्ड मस्क्रेव ने यूनिट 1 के अंदर हमें बता दिए थे। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना भी हमने वही पढ़ लिया था। अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, ठीक है, गरीब लोगों पे कम टैक्स लगाएंगे, लग्जरी आइटम अमीरों के उस पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, गरीबों को सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर देंगे, है ना। ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर ही, नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कह रहा है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की रिसिप्ट है और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो देश में इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के काम आते हैं। कहता है अगर देश के अंदर प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम होगा, प्रोग्रेसिव का मतलब जो जितना कमाएगा उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इससे इनइक्वालिटी थोड़ा कम करने में हेल्प मिलेगी। मतलब जो बंदा बहुत सारे पैसे कमा रहा है वो बहुत सारा टैक्स देके वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी डिफरेंशियल, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आप डिफरेंशियल कर सकते हो। मतलब जो ऐसी चीजें अमीर लोग खरीदते हैं, जो कमोडिटीज लग्जरी आइटम्स, उस पर अलग डिफरेंट लेवल का इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ, जो गरीब लोग खरीदते हैं उस पर अलग डिफरेंट लेवल का टैक्स लगाओ। जैसे कि मान लो नेसेसिटीज है, ये सब खरीदते हैं, इस पे कम टैक्स लगाओ, नमक पे कम टैक्स लगाओ, जो हायाबूसा है, लैम्बोर्गिनी है, इन पे ज्यादा टैक्स लगाओ। ठीक है, तो डिफरेंशियल हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स को भी यूज कर सकते हैं। और अ केयरफुल प्लान्ड पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम फ्रॉम द रिच टू पुअर। कहता है जो अच्छे से प्लान की गई पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, इसमें तुम रिच का पैसा गरीब को दे सकते हो, रिच से टैक्स दिया और यही सब्सिडीज के तौर पे गरीब को बांट दिया, तो इससे एक तरीके से इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है, दिस इज डन थ्रू स्पेंडिंग प्रोग्राम्स। सरकार के कुछ खर्चा करने के प्रोग्राम होते हैं, उसके थ्रू ये किया जाता है, जो टारगेट करते हैं एट वेलफेयर मेजर्स फॉर द डिसएडवांटेज्ड। इसका मतलब ये जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो तबका गिरा हुआ है, उनको हेल्प करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं। जैसे कि अब ये कौन कौन से प्रोग्राम है उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि एक नरेगा चला हुआ है, तुम्हें पता ही है, ठीक है प्रत्युष मिश्रा। जैसे कि सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, नरेगा भी तुम्हें पता होगा। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो सरकार के स्टार्ट किए हुए हैं, एम नरेगा भी बोल देते हैं इसको, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में स्टार्ट हुआ था। ऐसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये सब चीजें सरकार कुछ मेडिकल फैसिलिटीज फ्री में दे देती है या सब्सिडीज कर देती है, सस्ते में दे देती है अपने हॉस्पिटल के अंदर। सरकार ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है बहुत सस्ते रेट पे। जैसे कि सरकार ने सड़क बनवा दिया गांव के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर पानी फ्री में प्रोवाइड कर दिया। ट्राइबल एरिया मतलब पिछड़ा हुआ तबका एरिया। सरकार ने बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाई है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को भी बोल दिया भैया अपने एम्प्लॉइज को आप दोगे प्रोविडेंट फंड। ठीक है, बहुत सारे रिलीफ सरकार ने निकाले हैं। ओल्ड एज पेंशन सरकार देती है, सरकार सिकनेस अलाउंस भी देती है, बीमारी होने पर भी पैसा देती है। ठीक है, किसी ना किसी को देती है, किसी ना किसी को, मतलब जो बीमार होगा उसको सिकनेस अलाउंस मिलेंगे, अपनी जॉब में दे देगी सरकार। ठीक है, सब्सिडाइज्ड प्रोडक्शन कर रखा है बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए, ताकि वो सस्ते में प्रोड्यूस हो और लोगों को सस्ते में मिले, तो मास लेवल का कंजम्पशन हो, लोग भी उसको कंज्यूम कर पाए। पब्लिक प्रोडक्शन एंड ग्रांट ऑफ सब्सिडीज टू इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। जो बहुत जरूरी चीजें हैं उसकी सप्लाई सही क्वांटिटी में हो जाए, सरकार ये इंश्योर करती है। अगर कोई नहीं कर पाएगा तो सरकार खुद पब्लिक प्रोडक्शन करेगी, मतलब खुद प्रोडक्शन कर लेती है। स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। कहते हैं देश में टैलेंट को स्ट्रेंथ करेगी, मजबूत करेगी, जिससे कि नौकरियां हमेशा बनी रहे। टैलेंट को मजबूत कैसे करेगी? एजुकेशन और हेल्थ में पैसा लगा के। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है।
लेकिन 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 ये इतनी फिस्कल पॉलिसी है, इसके नुकसान भी है, लिमिटेशंस भी है फिस्कल पॉलिसी की। कहने को लिमिटेशन है लेकिन ये लिमिटेशन नहीं है, इसने दी हुई है। कहता है सबसे बड़ी तुम कोई भी फिस्कल पॉलिसी को प्लान कर रहे हो, सबसे बड़ी लिमिटेशन उसकी है कि उसके अंदर कुछ लैग्स आते हैं, लैग, ये वाले लैग नहीं, कितना ये वाले लैग नहीं, वो एलईजी वाले होते हैं, लैग आते हैं। लैग मतलब त्रुटियां आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, जैसे कि वीडियो में कभी लैग हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ये मान लो कुछ प्रॉब्लम आती है। कौन कौन से लैग दिए हुए हैं आप, 4 तरीके के लैग यहां पर दिए हुए हैं। पहला दिया है रिकॉग्निशन लैग। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। तो फिस्कल पॉलिसी बनाते समय सरकार को कभी कभी पहचान करने में प्रॉब्लम होती है कि सही चीज पे खर्चा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सही डेटा इकट्ठा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोग कितने अमीर है कितने गरीब है, ठीक है, और किस चीज की जरूरत कब होगी, नीड क्या होगी। यार मान लो तुम्हें पता है कि 2047 में हमारे देश की सरकार ने डिसाइड किया है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। तो डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए 2047 पे खर्चा नहीं करना, आज खर्चा करना है। तो नीड डिसाइड करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और डिसीजन लैग दिया हुआ दूसरा, डिसीजन की प्रॉब्लम हो जाती है। वंस द नीड ऑफ इंटरवेंशन इज रिकॉग्नाइज्ड, मतलब सरकार ने देख लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमें कहां इंटरवीन करना है, गवर्नमेंट हैज टू इवेल्युएट द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव पॉलिसी। गवर्नमेंट को यह भी देखना होता है कि हम यहां फेल हो गए तो एक और ऑल्टरनेटिव पॉलिसी हमारे पास कौन सी होगी। तो इसमें डिले हो जाता है, तो डिले आर लाइकली टू ऑकर टू मेक अ डिसीजन ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉलिसी। जो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट पॉलिसी है उसको चूज करने में बहुत बार डिसीजन लेने में डिले हो जाती है। मान लो सरकार को किस टाइम पे इकोनॉमी में इन्वॉल्व होना है, इंटरफेयर करना है, तो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना होगा, पहचानना होगा क्या स्टेट है इकोनॉमी की। तो पहचानने की प्रॉब्लम, अगर सरकार ने पहचान लिया तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, उसमें से कौन सा बेस्ट है ये डिसाइड करने की प्रॉब्लम। इतना टाइम लग जाता है कि बहुत दिन बीत जाते हैं, वो प्रॉब्लम फिर लोगों को लगता है कि ऐसे ही रहेंगे भाई, गरीब भी ऐसी रहेगी। तीसरा है फिर उसको इंप्लीमेंट करने की प्रॉब्लम, इंप्लीमेंटेशन लैग। फिर चौथा है इंपैक्ट लैग, उसका इंपैक्ट क्या होगा। कभी कभी क्या होता है इंप्लीमेंटेशन मतलब यार कुछ लोग किसी पॉलिसी को लागू नहीं होने देते, तो इंप्लीमेंट होगी नहीं होगी, धरने हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। फिर यहां पर दिया हुआ लास्ट वाला इंपैक्ट लैग। कभी कभी जब हम कोई पॉलिसी अप्लाई कर देते हैं तो शुरुआत में उसका फर्क नहीं दिखता, इंपैक्ट नहीं दिखता, बहुत लंबे टाइम में दिखता है, तो हमें थोड़ा शांति रखने की जरूरत है। भैया इंपैक्ट लैग है बहुत लंबे टाइम तक, तो ये भी प्रॉब्लम ही एक तरीके से बोल रखा है कि कभी कभी सम टाइम के लिए वो इंपैक्ट विजिबल नहीं होता, मतलब देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और ये तो पहली लिमिटेशन थी। दूसरे नंबर की लिमिटेशन ये दी हुई है। पहले नंबर की लिमिटेशन में 4 लैग थे, 4 लैग तो काउ की होती है, ठीक है। देयर आर डिफिकल्टी इन इंस्टेंटली चेंजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी। आप डिफिकल्टी फील करते हो, सरकार डिफिकल्टी फील करती है एकदम से इंस्टेंट लेवल पे अपना खर्चा या टैक्स को चेंज करेगी। तुम क्या सोचते हो सरकार ने आज बोल दिया टैक्स बढ़ जाएगा तो कल टैक्स बढ़ सकता है? अरे बहुत सारे 70 कहानी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, बहुत सारा डेटा जुटाना है, कितना रेवेन्यू आएगा उससे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा देश के ऊपर, बहुत कुछ सोचना है। एकदम से सरकार ना तो खर्चा बढ़ा सकती है और ना टैक्स बढ़ा सकती है, ना टैक्स को कम कर सकती है, बहुत सोचना पड़ता है सरकार को। यह भी फिस्कल पॉलिसी की एक प्रॉब्लम है, ठीक है। 3rd नंबर की प्रॉब्लम दी हुई है, इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन वेरियस आइटम्स। कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजों पर सरकार को पैसा खर्चा कम करना है तो कुछ चीजों का खर्चा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है यार। मान लो सरकार एजुकेशन पे, हेल्थ पे, आर्मी पे, मिलिट्री पे, डिफेंस प्रोडक्ट्स पे खर्चा कर रही है, लेकिन अब जरूरत पड़ी है सरकार को अपना खर्चा कम करना है, तो बड़ा मुश्किल है भाई। सरकार कैसे आर्मी से पैसा निकाले, मतलब बोले कि तुम्हारे लिए पैसा नहीं है, कैसे बोले कि अब एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, तो खर्चा कम करना हो तो बड़ी दुविधा में फंसती है सरकार, ठीक है। 3rd नंबर पे लिखा है पब्लिक वर्क कैन नॉट बी एडजस्टेड इजीली अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब बिजनेस साइकिल, जैसे कि बिजनेस साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आते रहते हैं, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ जो पब्लिक वर्क होता है, गवर्नमेंट वर्क होता है, वो एकदम से चेंज नहीं हो पाता, क्योंकि गवर्नमेंट के कभी कभी बहुत बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। भाई मान लो सरकार ने बोल दिया हाईवे बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे,
तो यार ये इसका तो गेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होगा। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है इसको कंप्लीट करने का पीरियड। मान लो 5 साल में हाईवे ब्रिज बनेंगे, ठीक है, सरकार ने पहले साल में पैसा बहुत सारा लगा दिया, अब 5 साल तक का बजट पास है इसके लिए, लेकिन दूसरे साल में देश में इन्फ्लेशनरी गैप आ गया, तो यहां पर सरकार को खर्चे कम करने की जरूरत है। तो सरकार इस प्रोजेक्ट में से कैसा पैसा निकाले? ये तो मेट्रो बनेगी बनेगी, ब्रिज हाईवे जो भी बोला है बनेगा ही बनेगा, बीच में काम रोक दिया तो काम खराब हो जाएगा, ये तो लंबे प्रोजेक्ट के लिए था। तो ये भी बड़ी दुविधा की चीज है सरकार के लिए। कभी कभी डेफिसिट फाइनेंसिंग सरकार को परेशान कर देती है। तीसरा था ना, चौथा डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? जब सरकार को डेफिसिट हो जाता है तो उस डेफिसिट को चुकाने के लिए सरकार जुगाड़ करती है पैसों का, ठीक है, वो नुकसान कर देती है, इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। बताता हूं कैसे जुगाड़ क्या करती है। सरकार को, मान लो सरकार के ऊपर उधार बहुत ज्यादा चढ़ गया, अब सरकार को कहीं से जुगाड़ नहीं हो रहा, सरकार पैसे छापना शुरू कर देगी, तो पैसे छपते हैं तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। जब पैसे छपेंगे तो देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेसिंग पावर बढ़ने से लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी भाई, क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन आती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी एक बसूड़ी है। और ले लो जी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग क्रिएट परपेचुअल बर्डन ऑन इवन फ्यूचर जनरेशन। कहता है अगर सरकार बार बार उधार लेती रहेगी तो एक परपेचुअल नहीं होता, जैसे लॉ के अंदर वर्ड होता है, ये जिंदगी भर के लिए, लंबे टाइम के लिए फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन हो जाएगा, क्योंकि उनको तो रीपे करना है, ये सरकार रहे ना रहे, अगली सरकार तो रीपे करेगी, अगली सरकार आएगी तो बोलेगी टैक्स बढ़ा दो, क्योंकि पिछली सरकार ने बहुत नुकसान कर दिया था, बोल सकती है ऐसा, ठीक है। छठे नंबर की, इफ गवर्नमेंट कंपीट विद प्राइवेट सेक्टर टू बोरो मनी फॉर स्पेंडिंग, इट इज लाइकली दैट इंटरेस्ट रेट विल गो अप। कहता है देश के अंदर अगर सरकार कंपटीशन करने लगी प्राइवेट सेक्टर से, यानी सरकार बहुत ज्यादा लोन लेने लगी, जनरली तो प्राइवेट सेक्टर लोन लेता है, लेकिन सरकार भी बहुत ज्यादा लोन लेने लगी, तो लोन की डिमांड बढ़ जाएगी, लोन की डिमांड बढ़ने से बैंक वगैरह इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो ओवरऑल सबका नुकसान है, प्राइवेट सेक्टर का भी नुकसान हो गया, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट विल गो अप, और जिससे फिर लोग पैसा उधार कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो फिर भी देश के अंदर नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। और जो ये इन्वेस्टमेंट कम होती है, इस प्रॉपर यही सबसे बड़ी चीज है जो आपको समझनी है। मैं कह रहा हूं इसको दो 5 स्टार, 2 3 4 5, इसको दो 5 स्टार, ये बड़ी चीज है। फिर चैप्टर खल्लास, ये समझ लेना। उससे पहले मैं तुम्हारे डाउट देख लूं, ये पॉइंट है, मैं अभी डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। इतनी थ्योरी हो गई, हाँ भाई बहुत थ्योरी हो गई है इसके अंदर, तो है ही। सीए बनने के बाद उसके घर वाले मान जाएंगे क्या है? ये क्या है बे? सर मैं इस चैप्टर के नोट्स नहीं बना रहा हूं, अंडरलाइन कर लेता हूं। सही है भाई, सही है। मैक्रो के चैप्टर्स चीकू होंगे। सर मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, बट रिवीजन नहीं हुआ अभी तक। कोई बात नहीं, कोर्स खत्म कर लो और साथ के साथ चाणक्य 2.0 से रिवीजन कर लेना, ठीक है। अभी आ जाएगा, 3-4 दिन से लेक्चर लगातार आने शुरू हो जाएंगे। सर अब जो चैप्टर है इसमें बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। हाँ आकांक्षा, ये याद करने वाला ही है, बल्कि ज्यादा अच्छा चैप्टर है मनी मार्केट वाला, उसमें तुम्हें थोड़ा फाइनेंस के बारे में जानने को मिलेगा। अजीब लग रहा है क्योंकि आप हमारे लिए होली नहीं खेले। क्या करूं प्रिंस गुप्ता भाई, पिछली बार भी नहीं खेला था, वैसे तो पिछली बार भी यही टाइम चल रहा था, ठीक है। सर सॉरी बट लग रहा है कि मैराथन क्लास देख रहा हूँ किशन स्पीड स्लो कर लेना, कोई नहीं, रिकॉर्डेड क्लास में देखना। आईसीए मॉड्यूल का आपको लिखना चाहिए तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। सच्ची कुमारी, यही मैं ट्राई कर रहा हूँ बस। चैट डिसेबल गलत दिखा रहा होगा आपके। सर कोई एडमिट कार्ड सबमिट कर था क्या? मतलब क्या लिखा कृतिका, समझ नहीं आया। सीए फाउंडेशन का एडमिट कार्ड कब से रिलीज होगा? बहुत जल्दी बता दूंगा आपको। बता देता हूँ, आज ही बता देता हूँ, 10 जून के आसपास आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ऋतिक होता है सरकार अपनी कंपनी का हिस्सा नॉर्मल लोगों को बेच रही है, प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है, तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिर सरकार को पैसा मिल जाता है। यहाँ पर अभी दिखा नहीं रहा क्या अपडेट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं कृतिका, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जो हो गया सो हो गया। सर इस चैप्टर के नोट्स काफ़ी लॉन्ग बन रहे हैं। बिल्कुल है ही लंबा, बनेंगे लंबे। सर एक बार पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट बता दो। अंशुल, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट मतलब सरकार जो खर्चा करती है अलग अलग जगह पर, उसके बारे में यहाँ बात की हुई है, उसको मैनेज कैसे करती है। 6 जगह खर्चा करती है सरकार, डिपार्टमेंट कौन सा है, डेट कौन सी पे स्टैब्लिश हुआ था, ये सब ध्यान रखना है।
एमआरएफ का शेयर इतना महंगा क्यों, प्रिंस गुप्ता? ये कभी और बताऊंगा, बहुत डिटेल बात हो जाएगी। सर प्योर चैप्टर की एक शॉर्ट समरी, वो सब मैं करूंगा गोविंद भाई, पहले एक बार चैप्टर तो करो, वो बाद में करूंगा यार, तुम पहले बोर तो हो जाओ इस चैप्टर को पढ़ पढ़ के। देखो मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूं, एक बार तुम्हें मजबूरन इस चैप्टर का जो जो मैंने भोबो 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 कर दिया वो सुनना ही पड़ेगा। फिर एक पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क लेकर आऊंगा जिसमें तुम्हें चैप्टर बहुत सॉर्टेड नजर आएगा, लेकिन उस प्रॉपर फ्रेमवर्क को समझने के लिए भोबो भोबो सुननी होगी भाई, ये सुननी ही पड़ेगी, ये बोरियत सुननी ही पड़ेगी तुम्हें। ठीक है सर, जो जो आपने क्लास में मार्क कराया, जो भी बताया, अगर बस उससे ही नोट्स लिख लें तो बहुत होगा। गोविंद भाई ये पूरा करना पड़ेगा, जो मैंने यहां लिख कर लाया हूं वो तुम्हारे लिए पूरा काम का। सर आप पहले ऑन से थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं ना, वैसा एक्सप्लेन कीजिए। भाई वही श्रेया, वही खुद से एक्सप्लेन करूंगा तो तुम बोलोगे मॉड्यूल से नहीं पढ़ाया इसलिए मॉड्यूल की लाइन लाइन यहां मुझे पढ़ानी पड़ती है, खुद से एक्सप्लेन तो फिर कर ही रहा हूं। चलो जी उस्ताद, मैं आपको बताना चाहता हूं ये वाला 6 नंबर का पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी की सबसे बड़ी लिमिटेशन के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जी, पहले बोल देता हूं ये बहुत बड़े स्टार का, ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको ये समझ में आ गया वो समझ सकता है कि इको पढ़ने की हद क्या होती है। इस चैप्टर का स्टार टॉपिक है। देखो जी, यहां पर जेन्युइन बात आपको समझनी है। देखो सरकार देश में पैसा खर्च करती है तो आउटपुट बढ़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा ना, बढ़ता है नॉर्मली। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाने के लिए अगर देश में से लोन उठाया हो, अगर मास लेवल पे लोन उठा लिया, समझ रहे हो, तो लोन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी और लिमिटेड पैसा अवेलेबल है बैंक वगैरह के पास, तो ये बैंक वगैरह जबरदस्ती मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि सरकार एक बहुत बड़ी बोरोवर है भाई, सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा ले लिया है, तो इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा। और इतना इंटरेस्ट रेट चुकाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं होते, तो राज्य इस इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, यानी सरकार ने देश का भला करने की कोशिश की और लोन उठाया, इस वजह से मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ गया, तो जो देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो बाहर निकल गए, वो क्या हो गए, क्राउड जो था ये वाला क्राउड वो आउट हो गया, ये क्राउड आउट हो गया, भीड़ से बाहर निकल गया, तो इसके बढ़ने से ये कम हो जाता है कभी कभी, कभी कभी मतलब जब सरकार खुद लोन ले लेती है मार्केट से बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये प्राइवेट प्लेस लोन कहां से लेंगे। अब बच्चे को डाउट आएगा, सर ये लोन जब सरकार लेगी मार्केट से तो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ेगा। तो भाई मार्केट में मान लो 100 रुपए अवेलेबल है लोन के लिए, सरकार ने यहां से 90 उठा लिया, बहुत बड़ी बोरूर होती है, 10 बचा है। अब ये प्राइवेट वाले, बहुत सारी कंपनीज है, कह रही है मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो लोन, बहुत सारी कंपनीज है, तो कहेंगे हाँ लोन तो कम बचा है, इसका इंटरेस्ट बढ़ा दो, इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, बेचारे ले भी नहीं पाएंगे लोन, ठीक है, ले भी नहीं पाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो द टॉपिक इज क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट का होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, आपको इसमें से क्या पढ़ने की जरूरत है, सबसे मेन चीज एक और है यहां पर, ये लो जी लाइन, ये लो जी, एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन। जब किसी रिसेशन की सिचुएशन चलती है तो सरकार वहां पर अपनी स्पेंडिंग कभी कभी बढ़ाने की कोशिश करती है। रिसेशन का मतलब है डिफ्लेशनरी गैप चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो सरकार को यहां पर डिमांड बढ़वानी है, देश को ठीक करना है, तो देश को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने खुद का ही खर्चा बढ़ा दिया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए अपना खर्चा बढ़ा दिया। इस खर्चे के बढ़ने की वजह से सरकार ने लोन भी लिया होगा, है ना, उसकी वजह से क्राउड आउट हो गए प्राइवेट स्पेंडिंग वाले लोग, क्राउड आउट मतलब बाहर हो गए। ठीक है, तो ये चीज क्राउडिंग आउट कहलाती है। इसका पूरा प्रोसेस ये लिखा हुआ, देखो जी क्या लिखा हुआ है। जब गवर्नमेंट एक सब्सटैंशियल गवर्नमेंट बोरिंग लेती है, सब्सटैंशियल मतलब हैवी बोरिंग लेती है,
इन द क्रेडिट मार्केट, लोन की मार्केट में जब मोटा पैसा लोन लेती है तो रिड्यूस हो जाता है अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल। यानी लोन लिमिटेड है, सरकार ने बहुत सारा लोन ले लिया तो जो अवेलेबल फंड है वो कम हो गए हैं दूसरों के लिए, तो इसकी वजह से पुश हो जाता है इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ, अप हो जाता है। जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो स्लो डाउन कर देता है बिजनेस की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को, बिजनेस लोन नहीं ले पाते और कंजम्पशन भी देश में कम हो जाता है, क्योंकि ये सब इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड होते हैं। तो सरकार के द्वारा खर्चा करने की कोशिश में लोन लिया गया, उसकी वजह से सब क्राउड आउट हो गए। दिस इज द क्राउडिंग आउट। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, इसलिए आपको यही लाइंस पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कुल मिला के आपको जो बताना चाहता हूं, थैंक यू नहीं कह रहा, एक मिनट रुक जाओ। देखो जी, इसको समझने का तरीका आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं, आपको थोड़ा ठीक भी लगेगा, थोड़ी अच्छी सी फीलिंग आएगी। देखो दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर है, मतलब सरकार के पैसों के बारे में बात की हुई है, सरकार के खर्चे के और सरकार की कमाई के बारे में बात की है। इस चैप्टर की शुरुआत बड़ी बोरिंग है, यूनिट 1 से की हुई है। यूनिट 1 में एक रिचर्ड मुस्क्रेव है जो बताता है कि गवर्नमेंट जब भी अपना बजट बनाएगी तो उसके 3 फंक्शन होंगे, एलोकेटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव और स्टेबलाइजेशन फंक्शन। फिर बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो फाइनेंस होता है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है जी, पहले में। दूसरे में यह बताया हुआ है ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसके लिए मार्केट फेलियर हो रहा है, यानी मार्केट फेलियर का मतलब कौन कौन सी चीज है जो जितनी प्रोवाइड होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, या तो कम प्रोवाइड हो रही है, अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, जो जैसे कि मैरिड गुड्स हैं, अच्छी अच्छी चीजें कम प्रोवाइड हो रही है, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, और जो नशे पते की चीजें हैं वो ओवर प्रोवाइड हो रही हैं। तो इसके लिए मार्केट फेलियर और उसके रीजन समझाए हुए हैं, और फिर बताए हुए बाद में गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार कैसे दखल देगी इस मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए। ठीक है, जब सरकार दखल देगी तो सरकार पैसा खर्चेगी तो फिर वो पब्लिक फाइनेंस हो गया, इसलिए यहां पर बोला हुआ है। ठीक है, और थर्ड चैप्टर बताया हुआ है द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, बजट कैसे बनता है, कौन बनाता है, और इसमें क्या क्या सरकार के पास रेवेन्यू के सोर्स होते हैं, मतलब रिसिप्ट के सोर्स होते हैं, कहां कहां सरकार खर्चा करती है उसकी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट ऑफ डेट, ये बताया हुआ है। फिर चौथे में बताया हुआ है फिस्कल पॉलिसी, ये पूरा चैप्टर जो आज पढ़ा था आपने फिस्कल पॉलिसी, इस तरीके से पूरा चैप्टर डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगला जो चैप्टर है मनी मार्केट वाला वो थोड़ा फ्रेश टॉपिक है। ठीक है, उसमें तब देखेंगे। तो दोस्तों लेकिन मैं चाहूंगा एक बार आपसे चाहूंगा, क्लास तो खत्म हो गई है लेकिन मैं चाहूंगा इसके एमसीक्यूज बचे हुए हैं। ठीक है जी, इसके एमसीक्यूज फिस्कल पॉलिसी वाले के, ठीक, इसको ओपन करना चाहूंगा और आप लोगों से पूछूंगा मैं। ठीक है, आप मुझे यहीं से करेंगे आज, बिल्कुल ओके रिपोर्ट, ईमानदारी से कर लेना भाई। ये कैसे जाएगा यहां से, हाँ चला गया भाई, चला गया। 20 एमसीक्यू है, थोड़े से आपको करने के लिए दूंगा, जो मुश्किल है वो मैं करा दूंगा। ठीक है, जिसमें डाउटफुल है वो मैं करा दूंगा, और इसके डाउट सेशन में आप अपने डाउट पूछ लेना। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू जीडीपी, ये नहीं कराऊंगा। देखो जी, इसके तो ऑप्शन ही दिखेंगे तो मैं यहां तक, दिख जाएंगे। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब देश में एक्सपेंशनरी फेज होता है, ठीक है, मतलब एग्रीगेट डिमांड लगातार एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, तो इन सब में से ये लिखी हुई आइटम जी तक क्या क्या होगा एक्सपेंशनरी फेज में, इन सब में से क्या क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया भाई, एक्सपेंशनरी फेज है, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिफ्लेशन नहीं होगी। तो ए बी सी डी ई एफ जी में से क्या क्या ऑप्शन होगा, उसमें से आपको टिक करना है। तो मैं आपको अच्छा खासा टाइम भी दे देता हूं राज्य। अब मैं ये चलता हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे दो। आपको मैंने 45 सेकंड्स भी दे दिए हैं इसके लिए। चलो जी, करो जी करो। अरे थोड़े से हैं बस, सारे नहीं करवा रहा भाई।
ठीक है, ईमानदारी से आपने आंसर देना है भैया। जैसे कि एक एक करके बात करूं अगर मैं, देखो जी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, नौकरियां बढ़ेंगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, ठीक है, महंगाई बढ़ जाएगी, डिफ्लेशन नहीं होगा, और वर्कर्स की वेज कम हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वर्कर्स की जरूरत बढ़ेगी तो उनकी वेज भी बढ़ जाएगी, ये भी नहीं होगा। सरकार टैक्स के तौर पर रेवेन्यू कमाएगी ज्यादा, भाई डिमांड बहुत ज्यादा है, उसको कम करवाने के लिए सरकार टैक्स ज्यादा लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। तो ये तीन बातें होंगी, बी, सी और एफ। बी, सी, एफ लिखा है बी वाले ऑप्शन पे, ये सही होगा, इसके साथ जाएंगे। ठीक है जी, लो जी, ज्यादातर बच्चे सही हैं। केतन, प्रिया, पवन, अमान, आकाश, सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा भाई, तीसरा करा दिया, इसके बाद पांचवा और छठा कराऊंगा बस। अब देखो जी, पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कीन्स, केनेशियन इकोनॉमिक्स, केन्स के एरा में पहुंच गए हैं, केन्स के टाइम की बात कर रहे हैं। व्हेन वी हैव इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होती है तो इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है? शुड नॉट इंक्लूड, फिस्कल पॉलिसी में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए? बाबा देखो, जब देश में महंगाई है, महंगाई है मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो केन्स बोलता है, सब कुछ केन्स ही बोल रहा है, अब पहले यूनिट के बाद सारी कहानी केन्स बोलता है, कहता है डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपको इसको करेक्ट अगर करना है तो आप प्यार से बात सुनो, टैक्स रेट बढ़ा दो ताकि लोग सामान कम खरीदें, गवर्नमेंट को अपना खर्चा कम कर देना चाहिए, तो ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देनी चाहिए टैक्स रेट, जी हाँ इंक्रीज कर देने चाहिए जब ऐसी है। इसमें पूछा क्या नहीं करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। डिक्रीज कर देनी चाहिए एडी, हाँ इस एडी को कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए। इंक्रीज करनी चाहिए सरकार को अपना एक्सपेंडिचर, इंक्रीज नहीं करने चाहिए राज्य, डिक्रीज करने चाहिए। तो ये लाइन यहां भसड़ मचा रही है, सी वाला राइट ऑप्शन होगा यहां पर। ठीक है, आप देख लेना इसको। एक और, चलो जी, देखिए लॉजिकल ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलो ये वाला देख लेते हैं। केनेशियन इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट, केन्स वाले इकोनॉमिस्ट मतलब केन्स ही ये बिलीव करता था, क्या बिलीव करता था? फिस्कल पॉलिसी कैन हैव वेरी पावरफुल इफेक्ट इन अल्टरिंग एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को अल्टर करना मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए फिस्कल पॉलिसी बहुत पावरफुल होती है। कीन्स ऐसा बोलता था? कीन्स ऐसा नहीं बोलता था भाई, कीन्स कहता था लिमिटेशंस भी होती है फिस्कल पॉलिसी की, बहुत पावरफुल नहीं है तो इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल नहीं है। चलो जी, ऐसा बोलता था नहीं बोलता था, आपको ध्यान रखना है। नहीं नहीं नहीं, केन्स की बात है भाई, केन्स, केन्स के बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। हाँ, केन्स ने कहा था कि बहुत पावरफुल है, कीन्स ने कहा था, हाँ मुस्करेव की बात नहीं होती यहां पर। कीन्स वो सेइंग कि बजट भी सबसे पावरफुल सिचुएशन है और फिस्कल पॉलिसी सबसे पावरफुल चीज होती है। इवन कीन्स के बारे में सच्चाई बताता हूं, कीन्स कौन था। एडम स्मिथ बोलते थे कि मार्केट ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक करती है देश को, किसी को बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। कीन्स का कहना था कि मार्केट में अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा तो सरकार बीच में घुसेगी घुसेगी, सरकार ही ठीक करेगी। तो मार्केट फेलियर या इन चीजों को ठीक करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। यस यस यस, ये बोला है कीन्स ने भाई, यस यस बोला है। ठीक है, ओके। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है, व्हेन द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट से कम पर काम हो रहा है, एंड व्हेन देयर इज अ नीड टू ऑफर स्टिमुलस टू डिमांड, फिस्कल पॉलिसी ऑफ ग्रेट यूज। देखो लैंग्वेज क्या यूज की है, ये वाली लैंग्वेज पहले वाले जो इंटर में चैप्टर होता था वहां यूज होती थी। स्टिमुलस इसलिए करा रहा हूं मैं वर्ड, ये कहता है देश के अंदर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से कम पे काम हो रहा है, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां बढ़ाने की जरूरत है, तो इसके लिए एक जरूरत है स्टिमुल करने की, स्टिमुलेटिंग करने का मतलब कुछ एक्स्ट्रा डालने की, इंजेक्ट करने की। तो ये सब फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से किया जा सकता है। जी हाँ, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करेगी, सब्सिडीज या कुछ भी प्रोवाइड करे देश के अंदर। वेज आर फ्लेक्सिबल एंड देयरफॉर बिजनेस, वेज के बारे में फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं करता है, रिजिड की बात करता है। तो ए और बी दोनों ठीक है यहां पर, डी वाला इज द राइट। ठीक है, अभी आपसे पूछूंगा भाई, अभी आपसे पूछूंगा, मुझे पता है कुछ बच्चे बिना समझे हुए मॉडल के अंदर से आंसर देख रहे हैं। ठीक है, अभी आपसे पूछूंगा। चलो जी, 4 तरीके के लैग पढ़े थे, ये बताओ 10वें नंबर का रिकॉग्नाइजेशन लैग कौन सा है? लिमिटेशन में पढ़े थे ना 4 तरीके के लैग, तो रिकॉग्नाइजेशन लैग कौन सा है? तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, टाइम भी दे देते हैं भैया यहां पर 45 सेकंड्स का। ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे।
ऐसे आएगा, ऐसे 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 आएगा, ऐसे आ गया। 10th क्वेश्चन पूछा, 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा। रिकॉग्नाइजेशन लैग होता है जब तुम पहचान नहीं पाते सही चीज को। द टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट पॉलिसी, टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द पास अ लेजिस्लेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ अ पॉलिसी चेंज। हाँ, कब पॉलिसी बदलने की जरूरत है तुम्हें पहचाननी है, कानून की बात नहीं हुई यहां पर, कौन सी सही पॉलिसी है ये आइडेंटिफाई करना हो तो हमारे पास डिसीजन लैग होता है ना। हाँ, यहां पर हम सी के साथ जाएंगे राज्य, सी के साथ। ये क्या हो गया, सी के साथ चले गए, चलो जी। 57% बच्चे सही हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये एंड वाला जाएगा बिल्कुल ही। चला जाता हूं, ओ सॉरी, ओ सॉरी, किसी की धुन में बदलते दिल के तराने लिए। ये राजी 22nd क्वेश्चन है, क्राउडिंग आउट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा है वाइल इफ गवर्नमेंट कंपीट विद द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन करने लगी लोन लेने के मामले में, और गवर्नमेंट ने ही लोन उठा लिया बहुत सारा मार्केट से, ठीक है, ठीक है, फॉर सिक्योरिंग एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी का मतलब सरकार को खर्चा करना था मार्केट में बहुत ज्यादा, सरकार के पास पैसे की कमी थी, सरकार ने मार्केट से लोन उठा लिया, तो इट इज लाइकली दैट इंटरेस्ट रेट विल गो अप एंड फर्म्स में नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट। यस, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फर्म इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी, ये होगा ही होगा। अगला, अच्छा आपसे पूछने वाला था मैं तो, ठीक है जी, ये लो जी, आप भी इसमें पार्टिसिपेंट बन गए हो, ठीक है। यस, ये तो होगा ही होगा, चलो ये बात मैं तुम्हारे साथ साथ कर रहा हूं। इट इज लाइकली दैट इंटरेस्ट रेट विल गो अप, यस इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, एंड इंडिविजुअल टू में बी रिलेक्टेंट टू बोरो एंड स्पेंड। हाँ, लोग रिलेक्टेंट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, नहीं लेंगे लोन, नहीं करेंगे स्पेंड, ठीक है। इट इज लाइकली दैट इंटरेस्ट रेट विल गो अप, हाँ भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, एंड डिजायर्ड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड मे नॉट बी रियलाइज्ड, मतलब जितना भी एग्रीगेट डिमांड में बढ़ोतरी होनी थी वो सच में रियलाइज नहीं होगा, यानी नहीं हो पाएगा। यस, ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन यहां दिया हुआ है, ये ठीक मानेंगे हम, है ना। जो क्वेश्चन यहां पर कंफ्यूजिंग थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, थोड़े से आप कर लेना इसको। ओहो, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, ज्यादातर बच्चे सही हैं। केतन, दीपक, आदर्श, प्रत्युष और यश आर द टॉपर्स। और आज की अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो नंबर 1 पे आकाश, चाहत प्रिया, आदर्श, प्रिंस, रोहित, विराट कोहली, अभिमन्यु, प्रियंका, आलोक कुमार, चेतन पवार, ठीक है जी। मोटी मोटी बात आपसे कहना चाहूंगा जो आपको सुननी चाहिए मेरी, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में एक बार देख लूं क्या बोलना चाह रहे हो आप लोग भी। सर एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे सकती है? जी हाँ दे सकती है, वो स्टेट के अंदर की बात है, लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ रहे थे, ठीक है। सर किसी दिन हर्षद मेहता की स्टोरी बताएं। हाँ निखिल बिल्कुल बताऊंगा। सर कोई एडमिट कार्ड सबमिट करना था क्या? है नहीं नहीं कुछ नहीं करना था भाई कृतिका, सबमिट कार्ड एडमिट कार्ड कहाँ से सबमिट करोगे आप, ठीक है। अच्छा 12th क्लास वाला, 12th क्लास का तो आपका, हाँ वो डिटेल्स आपको देनी थी। सर अब सिस्टम हैंग हो रहा है माइंड का, हाँ बिल्कुल मैं भी समझ गया भाई, सिस्टम हैंग हो रहा है, सिस्टम हैंग नहीं करना, सिस्टम ठीक करना है। देखो दोस्तों, ये चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ लैग के साथ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ। ये मानता हूं मैं कि कंप्लीट हो गया, लेकिन दिल से नहीं मानता। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए कोई भी, समझ रहे हो। मैं दिल से नहीं मानता ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के लिए बहुत जबरदस्त तरीके का एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां तक आपको बिल्कुल चाहे बोरियत से सुना, बिल्कुल सुनना था, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसका डाउट सेशन, इसका डाउट सेशन अभी नहीं ले रहा, नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मनी मार्केट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करूंगा, तुम्हें मोजा ही मोजा दूंगा, ठीक है, थोड़ा बढ़िया सोचेंगे, ठीक है।
जब ये चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा तब चैप्टर 7 और 8 दोनों का मिक्स्ड डाउट लूंगा। ठीक है, अब नया लेक्चर होगा तो नया मजा आना चाहिए। ठीक है खुशी जी, डाउट सेशन मनी मार्केट का जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब डाउट सेशन लूंगा। इतने तुम्हारे पास थोड़ा सा समय मिलेगा, एडिशनल समय मिलेगा। मुझे पता है तुम सही से नहीं पढ़ पाए होंगे चैप्टर को, जब तक तुम सही से नहीं पढ़ोगे तब तक सही डाउट आएंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं सच में तुम्हारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, जो तुम्हारे दिल पे बीत रही है वो मैं समझ पा रहा हूं, तो यार ये बॉन्ड बन गया है फिर हमारा। तुम सामने प्रेजेंट नहीं हो, तुम्हारी कमेंट आती है, मैं देखता हूं, मुझे खुद पता है कि थ्योरेटिकल चैप्टर है और सीए की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पूरा चैप्टर इस तरीके से आया है। अभी तक नहीं आया सीए फाउंडेशन में कभी भी ये चैप्टर, तो फर्स्ट टाइम के अंदर ये चीज हुई है और मुझे पता है कि ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है, तो इसको रिफ्रेम करेंगे, बढ़िया से करेंगे, लेकिन यहां तक करना जरूरी था। लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, प्यार पूरा बना रहेगा तो ये बॉन्ड पूरा बना रहेगा, मुझे मजा आता रहेगा। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।